नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, अभी क्या है, 55 दिन का जो प्रोग्राम है वो समाप्त हो चुका है और आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों ने वो कंप्लीट कर लिया होगा। उसके साथ साथ मैपिंग चल रही है और सी सेट की क्लासेस चल रही हैं जो आप लोगों को कंटिन्यू करना है अभी। ठीक है, अब आज हम लोग देख लेते हैं एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य से एक क्वेश्चन तो पक्का आता ही आता है। तो यदि हम लोगों का 1 से 1.5 घंटे में एक क्वेश्चन बन जाए तो दिक्कत क्या है इसमें, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज मराठा साम्राज्य। और क्लास ये ज्यादा डिमांड के बाद बनाई गई है, ये फालतू की क्लास नहीं है ना। जब डिमांड बहुत ज्यादा आई तो फिर समझा गया कि भैया मराठा साम्राज्य को तो पढ़ाना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं मराठा साम्राज्य। ठीक है, मराठा साम्राज्य में पहले एक मोटा मोटा चीजें देख लेते हैं कि कहाँ से क्या हुआ, कौन किसका पुत्र, कौन किसकी पत्नी, ये। और इसके बाद 1 बाय 1 चीजों को देखते चलेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, शिवाजी जो थे उनके पिताजी का नाम क्या था, शाहजी भोसले, और माता का नाम था जीजाबाई। तो शाहजी भोसले हो गए इनके पिताजी और माता हो गई जीजाबाई। ठीक, फिर इनकी 2 पत्नियां हुई थी, कौन कौन, साईबाई और सोयराबाई। उस समय कोई टेंशन नहीं थी, शादियां 2 हो सकती थी। ठीक है, तो साईबाई के पुत्र कौन से हुए थे यहाँ पर, संभाजी, और संभाजी के पुत्र हुए थे साहू जी। ठीक है, इसके बाद ही पेशवा की जो स्टार्टिंग हुई थी यहीं से हुई थी, साहू जी के टाइम काल से। तो वो आगे हम लोग 1 बाय 1 चीजें बिल्कुल डिटेल्स में देख लेंगे। पहले एक माइंड मैप बना लीजिए कि भाई कौन किसका पुत्र है, कौन किसकी पत्नी है। ठीक है, फिर देखिए, सौराबाई का एक पुत्र हुआ कौन, राजा राम, और राजा राम की पत्नी हुई यहाँ पर ताराबाई, जिनके बारे में आपने सुना ही होगा। बहुत ही तेज तर्रार लेडी थी और कूटनीति उनको बहुत अच्छे से आती थी। और उनका पुत्र हुआ, ताराबाई का पुत्र कौन हुआ, शिवाजी द्वितीय। ठीक, और राजा राम की एक और दूसरी पत्नी थी राजसाबाई, और राजसाबाई का पुत्र हुआ संभाजी द्वितीय। तो इतना चार्ट याद रखना है आपको मराठा के बारे में। ठीक, अब इसके बाद होती है पेशवा की स्टार्टिंग। पेशवा में कैसे स्टार्टिंग रखनी है हमें, सबसे पहले कौन आएंगे, बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ आए। इनके बाद इनका पुत्र आया बालाजी प्रथम, फिर इनका पुत्र आया बालाजी बाजीराव। तो देखिए, नाम में ही समझ में आ रहा होगा, पहले बालाजी आए, फिर उसके बाद बाजीराव आए, फिर दोनों के नाम से मिलके आए बालाजी बाजीराव। ठीक है, ये हो गया। फिर इनके बाद आए कौन, माधवराव। माधवराव इनके पुत्र थे बालाजी बाजीराव के, तो माधवराव आए चौथे नंबर पे। ठीक, माधवराव के बाद फिर इनका भाई आया कौन, नारायण राव, ये थे छठ में। ठीक है, पांचवें। और इसके बाद छठ में कौन आए, माधव राव। ठीक है, माधव नारायण राव। चौथे पे हो गए कौन से, माधव राव, और पांचवें पे हो गए नारायण राव। और इसके बाद छठवें पे दोनों नाम से एक ही आएंगे, तो कौन से, माधव नारायण राव। ठीक है, इतना हो गया। और सातवें और लास्ट पेशवा आए आपके बाजीराव द्वितीय। और इनके बाद जो नाना साहब थे वो इन्हीं के पुत्र थे, नाना साहब, जिनको धोंदू पंत कहा जाता। ठीक है, इतना इतना मोटा समझ लिया। अब देखिए यहाँ पर जो बाजीराव, बालाजी बाजीराव जो है तीसरे नंबर के, इनके भाई थे रघुनाथ राव। रघुनाथ राव का ही पुत्र कौन थे, जो बाजीराव द्वितीय आए थे। ये चीजें हमने यहाँ पर पाई चार्ट में देख ली। अब 1 बाय 1 हम चीजों को समझते हैं और पाई चार्ट को बीच बीच में खुल के देखते रहेंगे कि भाई कौन किसका है, हायरार्की इससे बन जाएगी बहुत अच्छी। ठीक है, ये देख लिया आप लोगों ने। चलिए अब स्टार्टिंग करते हैं, किसकी स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से, सबसे पहले शिवाजी की। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम लोग इससे पहले की कहानी कि शिवाजी का क्या अस्तित्व रहा और कहाँ से इनकी मतलब इतनी डिमांड बढ़ गई और कहाँ से अचानक एक छोटा सा जगह थी और छोटी सी जगह से ये फिर कितने बड़े, इतने बड़े जो है साम्राज्य का विस्तार हुआ। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए, जब हम लोग बहमनी साम्राज्य पढ़ रहे थे तो आप लोगों ने देखा होगा, बहमनी साम्राज्य को हमने 5 हिस्सों में डिवाइड किया था। कौन कौन से देख लेते हैं थोड़ा सा यहीं पे, है ना। थोड़ा सा मैप पे नहीं जाइएगा कि कैसा बना है, लेकिन 5 हिस्सों पे जरूर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था अहमदनगर। ठीक है, अहमदनगर देख लिया। फिर इसके बाद देखा था गोलकुंडा। ठीक, गोलकुंडा देख लिया। फिर यहाँ पे देख लिया था हम लोगों ने बरार सबसे ऊपर, फिर बीच में था बीदर, और उसके बाद था बीजापुर। ठीक है, तो अब मैं ये क्यों समझा रहा हूँ, ये अभी आपको कथा समझ में आ जाएगी कि क्यों समझाया जा रहा है। तो सबसे ऊपर कौन था, बरार, फिर बीदर, और फिर था बीजापुर। तो देखिए, सबसे पहले जो शिवाजी के पिताजी थे, शिवाजी के पिताजी कौन थे, शाहजी भोसले। अभी देखा जाए तो सबके पिताजी कौन बन के बैठे हुए हैं भारत में, शाह। शाह कौन, अमित शाह। तो शाह से याद रखना, शिवाजी के पिताजी कौन, शाह, शाहजी भोसले। ठीक, और उन्हीं के जीजा, तो जीजा भाई उनकी माता, ऐसे याद रखना। ठीक है, तो जो शाहजी भोसले थे वो अहमदनगर में कार्य करते थे, है ना। अहमदनगर में एक पद पर नियुक्त थे। और अहमदनगर को फिर क्या किया, शाहजहां के द्वारा जीत लिया गया। तो फिर उसके बाद अहमदनगर से ये आ गए थे बीजापुर, और बीजापुर में कार्य करने लगे थे। ठीक है, तो बीजापुर का जो लीडर था वो वहां पर काम करने लगे थे आदिल शाह के इधर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से कथा स्टार्ट होती है। देखिए, उनके पिताजी जो शाहजी भोसले हैं वो यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, कहाँ पर, बीजापुर में। और उनके पुत्र की जो है यहाँ पर पुत्र इनका हो चुका है कौन, शिवाजी। शिवाजी जब यहाँ पर आते हैं
तो शिवाजी से क्या पता लगता है कि शिवाजी की जो माता थी जीजाबाई, वो उनको हमेशा छोटे से अच्छी सी कहानियां सुनाती थी, जैसे रामायण, महाभारत और गीता, ठीक ये। और उसके बाद फिर उनके एक दादू, आपने नाम सुना होगा दोंदू, है ना, पंत, दोंदू पंत, उनको वो बोलते थे दादू पंत। दादू पंत थे पुणे में, है ना, पुणे में बैठे हुए थे, इनकी सेवा कर रहे थे। और जो इनके पिताजी थे, जब वो अहमदनगर और बीजानगर गए थे ना, तो अहमदनगर और बीजानगर में वो क्या कर लिए थे, वो जो अहमदनगर और बीजापुर जाने से पहले शिवाजी को पुणे की जागीर सौंप के चले गए थे, ठीक है। तो सिर्फ पुणे की जागीर जो है मिली थी शिवाजी को, ठीक। अब इतना याद रखना है, पुणे की जागीर मिली यहाँ पर शिवाजी। और इनको किसके मतलब संरक्षण में रखे गए थे, वो दोदू दोंदू पंत या दादू पंत के, ठीक है। ये आप लोग याद रखना, ठीक। यहां तक हो गई कहानी। फिर इसके बाद क्या होता है, पुणे में शिवाजी बने रहते हैं और यहाँ से उनका स्टार्टिंग होती है पुणे से ही। और पुणे से सबसे पहले वो किसको जीतते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर जब जैसे ही वो बड़े होते हैं तो सबसे पहले जीतते हैं 1646 में तोरण का किला, ठीक है। उसके बाद जीतते हैं पुरंदर का किला 48 में, और 56 में जीतते हैं जब वो जावली किला, तब उनका साम्राज्य थोड़ा अच्छा बड़ा सा दिखने लगता है, ठीक है। 3 किले को वो लगातार जीत लेते हैं, यहाँ पर छोटे छोटे किलों को टारगेट करते हैं वो पहले, क्योंकि उन्हें भैया बहुत बड़ी उनके पास सेना तो थी नहीं, गुरिल्ला पद्धति उन्होंने स्टार्ट की थी और गुरिल्ला पद्धति से ही वो लड़ते थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप लोग कहानी सुनते चाहिए, कहानी से क्या होगा आपका कि चीजें कनेक्ट हो जाएंगी, और क्वेश्चन कैसे भी आपसे पूछेगा आप क्वेश्चन बनाने में सक्षम रहोगे, क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलिए देख लिया भैया, तोरण का किला पहले उन्होंने जीता, फिर पुरंदर का किला जीता, फिर जावली का किला जीत लिया। जब ये किले जीते तो उनका साम्राज्य जब थोड़ा सा बड़ा दिखने लगा, ठीक है। जब बड़ा दिखने लगा, देखिए यहाँ पर है उनका जो है, ये है पुणे, ठीक है, दिख रहा होगा आपको मैप में। मैप मैंने इसीलिए लगाया है कि जैसे ही लोकेशन की बात होगी तो लोकेशन हम लोग देखते चलेंगे। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बीजापुर भी, देखे ये वाला जो साम्राज्य है ये बीजापुर का साम्राज्य है। तो यहीं पर उनके पिताजी कार्य कर रहे हैं और पुणे की जागीर जो है इनको सौंप गए हैं, ठीक है। पुणे के बाद इन्होंने आसपास का जो है ना, ये सब आसपास की चीजें ये जीत ली। अब देखिए ये औरंगाबाद दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है ना औरंगाबाद। तो औरंगाबाद में कौन, आपने देखा होगा जब शाहजहां था, और शाहजहां की एक बार, जब जिसने भी सारी क्लासे की होंगी उसको ये सब पता होगा। शाहजहां था ना, तो शाहजहां जब शाहजहां की एक बार खबर उड़ गई थी कि उसकी मृत्यु होने वाली है, तो यहाँ से उसके जो बेटे थे ना, उनका युद्ध छिड़ गया था। एक बेटा यहाँ से आया था, एक यहाँ से आया और एक यहाँ से आया, और इनमें युद्ध हुआ था। तो उस समय साउथ में ही था कौन, औरंगजेब। औरंगजेब यहीं से गया था जब खबर मिली थी कि शाहजहां चल बसे, है ना। तो औरंगाबाद में जब ये था तब इसने समझ लिया था यहाँ की रणनीति कि यहाँ पे मराठे ठीक ठाक हैं, और जो शिवाजी है, अब देखिए मान लीजिए आप जिसके साथ स्कूल में पहले ही से पढ़े हो, स्कूलिंग चल रही हो और स्कूलिंग में आप किसी के साथ पढ़े हो, तो आपको पता चल जाता है कि इसकी क्षमता कितनी है ना। ये एसडीएम बन सकता है कि डीएसपी बन सकता है कि नायब तहसीलदार या बीडीओ तक ही बन सकता है ना, ये सब चीजें वहीं क्लियर हो जाती हैं। तो जब दिल्ली की सीट किसके हाथ में आ गई, औरंगजेब के, तो उसको पता था कि शिवाजी जो है ना, आज नहीं तो कल वो हमारे लिए कांटा बन के आएंगे, उभरेंगे, ठीक है। तो शिवाजी की यहाँ पे चल रही थी कहानी। अब क्या होता है, तो जो वो होता है औरंगजेब, वो बीजापुर के राजा को ऑर्डर देता है। जो बीजापुर का कौन है इस समय, बीजापुर का है आदिल शाह, है ना। तो आदिल शाह से बातचीत होती है, आदिल शाह से कि भाई जाइए और औरंगजेब जो शिवाजी है यहाँ पर, शिवाजी को निपटा दीजिए, नहीं तो ये आगे बहुत साम्राज्य विस्तार करेगा। और कहीं ना कहीं वो साम्राज्य विस्तार तो कर ही रहे थे ना, तो साम्राज्य विस्तार कर रहे थे, तो बीजापुर को कहीं ना कहीं अखर ही रही थी ये चीज कि उनके पिताजी तो उन्हीं के दरबार में काम करते थे और बेटा उनका एक अलग साम्राज्य खड़ा कर रहा है ना। तो वो बीजापुर का जो है यहाँ से स्टार्ट होता है। तो बीजापुर का शासक उनके पास किसको भेजता है, अफजल खां को। और अफजल खां को बोलता है कि इसको मार के आओ कूटनीति से, क्योंकि सामने से तो मार नहीं सकते, कूटनीति से मार के आओ। तो अफजल खां एक 6.5 फीट का इंसान था, और वो आज का खली मान लो, आज का खली जैसा है ना। खली आपने WWF देखा होगा कई जगह, तो WWF में देखा होगा कि खली किसी की गर्दन को ऐसे दबा लेता है ना, मुंडी यहाँ कान के ऊपर ऐसे पर्दे दबा देता है। पर्दे दबाने से क्या हो जाता है, इंसान अनकॉन्शियस हो जाता है और कुछ टाइम बाद उसकी मृत्यु भी हो जाती है ना। तो अफजल खां भी कुछ ऐसा ही था, 6.5 फीट का आदमी था, और शिवाजी तो इतने लंबे चौड़े थे नहीं। तो वो शिवाजी को बुलाता है कहाँ पर, एक प्रतापगढ़ का किला होता है, प्रतापगढ़ के किले में, ठीक है। प्रतापगढ़ के किले में उनको मिलने बुलाता है कि आइए हम आपसे मुलाकात करते हैं और जो है संधि करते हैं। संधि करने के लिए किसने भेजा था, बीजापुर के शासक ने। तो चलिए वो शिवाजी जो है जाते हैं, और शिवाजी को पता चल जाता है यहाँ पर उनकी जो गुप्त व्यवस्था थी उसके द्वारा कि ये आपको मारने के लिए आता है। तो शिवाजी कोई और हथियार नहीं ले जाते हैं, लेकिन अपने सामने क्या वो जो होता था ना, स्टील का उस समय बना हुआ होता था पूरा, वो पहन के जाते हैं आगे, जिससे कि कोई अगर वार किया जाए किसी भी चीज से, नुकीली चीज से, तो उससे दिक्कत ना हो, ठीक है। वो कवच बोलते थे उसको, जो कवच पहन के गए।
और दूसरा क्या हुआ, वहां पर वो खुद अपने साथ भी एक बाघिन ले गए। बाघिन का मतलब ये नहीं था कि बाघ और बाघिन ले गए, वो नहीं, बाघिन ले गए, मतलब बाघिन एक हथियार रहता था जो कि नाखूनों की तरह होता था, बाघिन की नाखूनों की तरह, तो वो नाखूनों की तरह बाघिन हथियार को ले गए कि अगर अफजल ने मुझ पे हमला किया तो अफजल को मैं भी वहीं निपटा दूंगा। ठीक है, ये बात हुई। तो हुआ भी वही, जैसे ही वहां पे गए तो अफजल ने उनको गले लगाया, है ना, किसको, शिवाजी को, और शिवाजी को गले लगाते ही उसने जो है वार कर दिया आगे से, लेकिन आगे तो वो कवच पहने हुए थे और कवच के ऊपर ऊपर से जो है कुर्ता पहने हुए थे ढीला ढाला सा, तो वो कवच से उन पे तलवार का वार रुक गया। लेकिन फिर वहां से पीछे से फिर उन्होंने भी क्या किया कि जो अफजल खां था उसमें बाघिन से जो है कर दिया उसके पेट पे बार, और पेट में 3-4 बार बाघिन घोंप दी, अफजल खां हो गए वहीं पे स्वतंत्र। ठीक है, ये निपट गए। तो फिर औरंगजेब को लगा कि यार ये तो कुछ कर नहीं पाए, अब हम ही देखते हैं। तो औरंगजेब ने किसको भेजा फिर, दिल्ली से भेजा इन्होंने अपने एक गवर्नर को, वो भी बहुत तेज तर्रार इंसान था, शाइस्ता खां। ठीक है, तो ये दोनों नाम याद रखना। अफजल खां को किसने भेजा, वो भेजा बीजापुर के शासक ने, और शाइस्ता खां को किसने भेजा, वो भेजा औरंगजेब ने। तो शाइस्ता खां जैसे ही आता है तो शाइस्ता खां भी इन पर आक्रमण करता है, लेकिन वो जीत नहीं पाता और हार जाता है, और शिवाजी को मारने के लिए इन दोनों को भेजा ही था। तो जो शाइस्ता खां है उसको वापस बुला लेता है वो, और बंगाल भेज देता है औरंगजेब। ठीक है, कि तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, जाओ बंगाल में अपना जो है शांति से रहो, वहीं पर रहो। अब क्या होता है, जब शाइस्ता खान का आक्रमण हो जाता है औरंगजेब के द्वारा, तो फिर अब जब देखिए मुगलों ने शुरुआत कर दी, तो फिर मराठे क्यों पीछे रह जाएं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा जिससे कि दिक्कत हो, किसको दिक्कत हो, औरंगजेब को। जब औरंगजेब ने भेज दिया यहाँ पर शाइस्ता खान को, तो अब शिवाजी ने क्या किया कि जो सूरत था ना, यहाँ पर जो सूरत था, सूरत पर आक्रमण किया। और सूरत पर इस समय किसका कब्जा था, इस समय सूरत पर कब्जा था मुगलों का, और मुगलों का जो जो चलता था ना यहाँ से व्यापार, तो व्यापार वो इसी बंदरगाह के वहां से चलता था। ठीक है, सूरत से। तो सूरत से क्या करेंगे, ये सूरत पे आक्रमण करेंगे और सूरत को जीत लेंगे, और सूरत से इन्हें बहुत संपत्ति जो है मिलेगी, वहां से करोड़ों की संपत्ति, उस जमाने में करोड़ों की संपत्ति बहुत ज्यादा होती थी। ठीक है, तो क्या करेंगे, शिवाजी इसको जीत लेंगे। अब क्या होगा भाई, यहाँ पर औरंगजेब कहेगा कि यार ये तो गड़बड़ हो गया मामला। अब गड़बड़ हो गया तो क्या किया जाए, गड़बड़ हो गया तो फिर ये कहेंगे कि जयसिंह जो था वो हिंदू राजा था ना, है ना, तो जयसिंह जो था वो औरंगजेब के दरबार में ही काम करता था। याद होगा आप लोगों को कि एक हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, उस समय मुगल पढ़ रहे थे, कि सबसे ज्यादा हिंदू अधिकारी किसके दरबार में नियुक्त हुए थे, तो वो औरंगजेब ही था। पर कट्टर जरूर था वो, लेकिन उसके में हिंदू अधिकारी सबसे ज्यादा हुआ करते थे, तो उन्हीं में से एक थे जयसिंह। ठीक है, तो ये जयसिंह को भेजते हैं कि भाई जयसिंह जाइए और जो है ना शिवाजी को हराइए। तो शिवाजी के बीच और जयसिंह के बीच जो है युद्ध होता है, और युद्ध में घेर लिया जाता है शिवाजी को। और फिर क्या होता है, यहाँ पर शिवाजी और जयसिंह के बीच एक संधि होती है। सबसे पहली संधि याद रखना, पुरंदर की संधि। अभी एक जगह और होगी पुरंदर की संधि, तो ये हुई है 1665 की पुरंदर की संधि। और 1665 की पुरंदर की संधि में बहुत सी चीजें जो है रोकनी पड़ी यहाँ पर शिवाजी को, और अपने जो है 27 किले मुगलों को देने पड़े, और मुगलों की अधीनता भी स्वीकार करनी पड़ी। और जो अपने संभाजी थे, इनके पुत्र जो थे ना संभाजी, तो संभाजी को 5,000 का मनसबदार बना दिया। मनसबदार व्यवस्था आपको पता होगी, अकबर ने स्टार्ट की थी, हम लोगों ने पढ़ा था। जो कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं उनको बहुत मजा आ रहा होगा इस क्लास में, और जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए सब नया लग रहा होगा। जो अकबर ने मनसबदार व्यवस्था स्टार्ट की थी, और उसमें कहा था कि राजपूतों को मनसब बनाया था, है ना, तो वही मनसब अब कौन बन जाएंगे, यहाँ पर 5,000 के मनसब बनेंगे संभाजी, और इनको भेज दिया जाएगा मुगल दरबार में। ठीक है, ये बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी। तो मुगल दरबार में 5,000 का मनसब किसको बना के भेज दिया, संभाजी को। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद क्या कहता है भैया कि यहाँ तक तो अब आ ही गए हो जयसिंह, तो अब आप क्या कीजिए, जाइए बीजापुर को और जीत लाइए, क्योंकि बीजापुर के बस का कुछ है नहीं, इसको हम जो है ना मिला लेते हैं मुगल में, है ना, मुगल साम्राज्य में। तो जयसिंह जाता है वहां पर बीजापुर को जीतने। लेकिन क्या होता है, तब तक बीजापुर जीत के जब आ रहा होता है जयसिंह, तो शिवाजी को भी दरबार में ले जाने के लिए बुलाया जाता है। क्यों, क्योंकि औरंगजेब का मन यहाँ पर भरा नहीं है, अभी अभी भी उसको कहीं ना कहीं डर सता रहा है कि शिवाजी आगे फिर उधम करेगा। तो शिवाजी को बुलवा लेता है जयसिंह के माध्यम से कि आइए, जो है आपको औरंगजेब ने बुलाया है, और किस लिए, आपकी थोड़ी सी अब संधि तो हो ही गई है ना, तो शांति संधि हो चुकी है, तो एक मुलाकात ही हो जाए सामने से। तो बुला लेता है और आगरा के किले में वहां पर बंद कर लेता है। कहां पर, आगरा के किले में जो है कैद कर लिया जाता है शिवाजी को धोखे से। अब शिवाजी को तो बड़ा बुरा लगता है कि यार ये कहा, मतलब ये तो धोखा हुआ एक तरीके से। लेकिन एक फंक्शन चल रहा होता है, और शिवाजी उसी समय टोकरी के मतलब जो फलों की टोकरी होती है ना बड़ी बड़ी, उन टोकरियों में छुपकर और निकल जाते हैं, और संभाजी को भी छुड़ा लाते हैं वहां से। संभाजी तो पहले ही से बैठे थे मुगल दरबार में, है ना, तो संभाजी को भी ले आते हैं और वापस आ जाते हैं कहां पर, पुणे में, है ना।
अब पुणे में फिर से दोबारा से आ गए कौन, शिवाजी। अब क्या करना है भाई, जैसे ही आएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, वहां से आए हैं तो अपने लिए क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे कि भाई कहाँ से स्टार्टिंग हुई थी, सूरत से, सूरत ही जो है दिक्कत हुई थी, तो सूरत को फिर दोबारा जीतेंगे, और सूरत को जीतने के बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे, अब करवाएंगे अपना राज्य अभिषेक, कि अब हम करेंगे राज्य अभिषेक और देखते हैं मुगल के क्या दिक्कत है। तो वैसे ही जैसे ही वहां से आते हैं तो ये 6 जून इनका 1674 को राज्य अभिषेक होता है। राज्य अभिषेक कौन करवाता है, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। तो राज्य अभिषेक यहाँ पर करवाता है काशी के पंडित गंगा भट्ट करवाते हैं, ठीक है। तो ये नाम याद रखना, एक बार पूछा गया है क्वेश्चन में, और फिर पूछा गया था कि कहां पर हुआ था, तो ये हुआ था रायगढ़ में। चलिए ये बात हुई। जैसे ही इनका राज्य अभिषेक होता है 6 दिन बाद इनकी माता गुजर जाती हैं, जीजाबाई, ठीक है। अब जीजाबाई यहाँ पर चली गई, तब तो दिक्कत वाली बात हो गई। तो शिवाजी के मन में बैठ जाता है कि क्या दिक्कत हो गई यार, राज्य अभिषेक में तो कोई दिक्कत नहीं हो गई। तो फिर वो दूसरा राज्य अभिषेक फिर से करवाता है 1674 में ही, और थोड़ी सी तांत्रिक विधि के द्वारा, है ना। तो तांत्रिक विधि के द्वारा कौन करवाता है उस समय पे उनका राज्याभिषेक, निश्चलपुरी गोस्वामी, ठीक है। तो ये दोनों नाम याद रखना। और अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि जो शिवाजी हैं उनका राज्य अभिषेक कितनी बार हुआ, तो वो हुआ है 2 बार, और दोनों बार ही 74 में हुआ, एक बार जून में हुआ था और एक बार अगस्त में जाके हुआ था। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, 2 बार इनका राज्य अभिषेक हुआ। चलिए भैया, फिर क्या होता है, इनकी अचानक जो है 1680 में मतलब राज्य अभिषेक के 6 साल बाद 1680 में इनकी मृत्यु हो जाती है, कहां पर, रायगढ़ में ही, और रायगढ़ में इनकी समाधि बनवा दी जाती है। तो भैया ऐसे थे शिवाजी। अब इनकी देखते हैं अपन लोग क्या, प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं अष्टप्रधान, ठीक। अष्टप्रधान में क्या देखना है भाई, अष्टप्रधान से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं आपसे, वो मैं बता देता हूं। सबसे पहले तो एक छत्रपति शिवाजी, इन्होंने छत्रपति की जो है ना वो ली थी, तो वो क्या था, सर्वोच्च था। वो छत्रपति का मतलब था सर्वोच्च कहा जाएगा उसको, छत्रपति शिवाजी, है ना। छत्रपति साहू जी, छत्रपति संभाजी, ये सब छत्रपति लाइन से चलते रहे। तो इसी समय फिर आए अष्टप्रधान। अष्टप्रधान क्या होते थे, 8 मंत्रियों का समूह होता था दरबार में। तो किन के दरबार में, ये होता था मराठों के दरबार में, ठीक है। तो सबसे उच्च पद होता था उसमें पेशवा, और पेशवा को क्या कहते थे, प्रधानमंत्री। तो देखिए पेशवा, लेकिन उस समय पेशवा उतना पावरफुल नहीं था, वो आगे जाके होंगे पावरफुल साहू जी के समय, लेकिन पेशवा जो होते थे वो प्रधानमंत्री होते थे, ठीक है। फिर एक होते थे शर ए नौबत। शर ए नौबत को क्या कहा जाता था, सैन्य विभाग का प्रमुख होता था, इसको सेनापति को ही कहते थे, शर ए नौबत। तो सेनापति, सैन्य विभाग से याद रखना नौबत, नौबत, ऐसी नौबत आएगी कि आपको सैन्य विभाग की स्थापना करनी पड़ेगी, या ऐसी नौबत आएगी युद्ध में कि आपको सेना की जरूरत पड़ेगी, तो नौबत से कर लीजिए आप सेना, ठीक। फिर तीसरा आता है अमात्य। अमात्य का क्या होता है, ये आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। जो उस समय पे मुगल जो मराठे थे, मराठों के टाइम पे जो आय व्यय होती थी उसका लेखा जोखा किसके पास रहता था, तो वो रहता था यहाँ पर अमात्य के पास, ठीक है। ये हो गया। फिर क्या होगा, शुरू नवीश। शुरू नवीश क्या होते थे भाई, शुरू नवीश होते थे चिटनेस और पत्राधिकार प्रमुख होते थे। पत्राचार जो उस समय चलता था भाई, व्हाट्सएप और टेलीग्राम तो उस समय था नहीं आप लोगों के जैसे कि भाई व्हाट्सएप कर लिया, टेलीग्राम कर लिया। तो शुरू नवीस था चिटनेस से। देखिए मान लीजिए किसी का कुछ कार्यक्रम शुरू हो रहा है, तो मान लीजिए जब कार्यक्रम शुरू होगा तो क्या किया जाएगा, वहां पर चिटनेस की व्यवस्था की जाती है। सबसे पहले पत्राचार किया जाता है। आज के टाइम पे क्या किया जाएगा, व्हाट्सएप या टेलीग्राम से। तो क्या होगा, हाय हेलो यहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन उस समय चिटनेस अधिकार था तो पत्राचार का प्रमुख था। एक और था बाकिया नवीश। बाकिया नवीश क्या होता था, देखिए जब आपकी किसी से शुरुआत हो जाएगी, वो पत्राचार स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर बातें चलेंगी लंबी लंबी। तो लंबी लंबी बातें जब चलेंगी तो दैनिक कार्यों पर ही बातें होंगी ना। ऐसा तो है नहीं कि कोई नई व्यवस्था बन रही हो, नई बातें हो रही हो। दैनिक कार्य, क्या खाया, क्या पिया, क्या मतलब कर रहे हो, है ना, क्या काम किया आज, तो यही सब। तो दैनिक कार्यों का बाकिया नवीश जो रखता था, वो रखता था दैनिक कार्यों का लेखा जोखा। चलिए ये भी समझ में आ गया होगा। फिर एक होता था सुमंत। तो सुमंत को आप लोग याद रखना घुमंत के नाम से। घुमंत मतलब विदेशी मामलों की जो देखरेख करता था, वो करता था सुमंत अधिकारी यहाँ पर, ठीक है। और एक होता था पंडित राव, और एक होता था न्यायाधीश। तो पंडित राव तो जो है वो नाम से ही समझ में आ गया कि धार्मिक मामलों का प्रमुख होगा यहाँ पे। और न्यायाधीश क्या होगा, न्याय से संबंधित मामलों का जो है प्रमुख होगा। चलिए भैया ये हो गए 8, कौन कौन से, अब आप लोगों को याद भी हो गए होंगे। एक तो हो गया पेशवा सबसे पहला, फिर दूसरा क्या हुआ, सर ए नौबत हो गया, फिर तीसरा क्या हुआ यहाँ पर, अमात्य हो गया, चौथा क्या हुआ, शुरू नवीश हो गया, ठीक है। पांचवा हुआ सुमंत, और छठवां हुआ वाक्यानवीश, ठीक है। वाक्यानवीश के बाद सातवां हो गया पंडित राव। पंडित राव जो कि धार्मिक मामलों का, और न्यायाधीश जो है न्याय का मामला। चलिए भैया ये सब हो गया। अब देखते हैं प्रांत के प्रशासनिक मामले जो होते थे। देखिए राज्य को उस समय क्या कहते थे, तो महाल कहते थे, महाल। महाल वाली व्यवस्था हम लोग आगे पढ़ेंगे भी ना। तो राज्य को कहते थे महाल, ठीक है। और प्रांत को कहते थे परगना, मराठों के समय पे, ठीक है। और जिला को कहते थे तरफ, तरफ कहते थे जिला को।
और मौजा, मौजा कहते थे गांव या गांव के समूह को। तो आज भी बोलते हैं मौजा, तो खैर ग्रामीण क्षेत्र में जब आप लोग जाते होगे या फिर यहाँ भी बोलते हैं कि ये तो हमारा मौजा है ना। हमारा मौजा का मतलब होता था मराठों के टाइम पे गांव या गांवों का समूह, ठीक। अब वहां पे कार्य कौन करता था, तो वहां पे काम करते थे पटेल, गांव की बात कर रहा हूं मैं, गांव पे कार्य कौन करते थे, तो पटेल, कुलकर्णी और अलूटे बलूटे। जैसे पटेल होता था सबसे उच्च इंसान होता था, या जमींदार टाइप के होते थे, वो होते थे जमींदार होते थे, वो होते थे पटेल, ठीक है। और फिर होते थे, उनके बाद होते थे कुलकर्णी, और उनके बाद होते थे अलूटे बलूटे। जैसे मान लीजिए कौन हो गया, पटेल कौन हो गए, दादाजी हो गए मान लीजिए, ठीक है। फिर उनके बाद कौन हो गए, पिताजी हो गए कुलकर्णी, ठीक है। और अलूटे बलूटे तो आप लोग हो ही, है ना। चलिए तो देख लेते हैं आप सैन्य व्यवस्था। सैन्य व्यवस्था में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज्यादा लंबे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं इससे, इसलिए मैंने बहुत शॉर्ट में, और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वही पॉइंट यहाँ पर डाले हुए हैं। चलिए देखते हैं। प्रमुख अंग होते थे सैन्य विभाग के, कैसे, एक होती थी, तीन भागों में बटी होती थी सेना, कैसे, पैदल, घुड़सवार और नौसेना से, ठीक है। तो पैदल को बोलते थे पायक या पाइक, ठीक है, ये यहीं पर समाप्त हो गया, पैदल हो गया। फिर फिर नौसेना को तो नौसेना ही बोलते थे उस समय पे, ठीक है। और घुड़सवार, घुड़सवार को दो हिस्सों में बांटा हुआ था, कौन से में, पागा और सिपाह सलार में, ठीक है। पागा कौन होते थे यहाँ पर, पागा होते थे नियमित सेना, जो कि मान लीजिए नियमित सेना मतलब जैसे कि जो कि हमेशा साथ में रहती थी, है ना, चाहे युद्ध हो या ना हो, लेकिन पागा जो है ना हमेशा रहते थे तैयार, बिल्कुल एकदम ठीक। और सिपह सलार होते थे, जो कि अनियमित सेना होती थी। ये क्या होता था, जैसे मान लीजिए किसी से युद्ध होना स्टार्ट हो गया, तब ये चालू हो जाते थे, सिपह सलार बना के जो है छोड़ दिया जाता था कि भैया आप सिपह सलार हो, ठीक है। और जैसे युद्ध होता था तो उनको खबर पहुंचा दी जाती थी कि युद्ध होने वाला है, अब आप जल्दी जल्दी अपनी सेना लेकर आ जाइए। तो ये होते थे अनियमित और ये होते थे नियमित, ठीक है, ये समझ लिया। पागा होते थे नियमित और सिपह सलार होते थे अनियमित। चलिए भैया, अब दो टैक्स उस समय लगाए थे मराठा साम्राज्य में, जो कि सबसे प्रमुख थे और ये लास्ट तक चले, और इनके चक्कर में बहुत से काम बने भी और बिगड़े भी। चलिए देखते हैं। चौथ होता था एक तो, और एक होता था शरदेशमुखी। चौथ क्या होता था, जो गैर मराठी राज्य होते थे ना, मराठों का उन पर कोई आधिपत्य नहीं होता था, उनसे लेते थे वो चौथ। क्यों भाई, क्यों लेते थे, कि एक तो कहते थे कि हम भाई बाहर से जो भी आक्रमण होगा उससे आपकी रक्षा करेंगे, और हम खुद भी आक्रमण नहीं करेंगे। तो शर्त एक ही है कि आप हमें चौथ कर दीजिए। जो कुल आय होती थी ना, कुल आय होती थी उनकी, कुल आय का 1/4 हिस्सा, मतलब कुल आय का 1/4 हिस्सा, इतना उनको चाहिए होता था। चलिए ये समझ में आ गया होगा। फिर एक होता था सरदेशमुखी। सरदेशमुखी क्या होता था, वो उनके स्वयं के क्षेत्र होते थे जो जीत लिए गए होते थे पहले ही से मराठों के द्वारा, तो उसमें लेते थे वो लोग सरदेशमुखी। तो कुल आय का कितना, 1/10वां भाग। अब ये दोनों पॉइंट आप लोग याद रखना, चौथ और सरदेशमुखी, आगे हम लोग बात करेंगे ना तो ये काम आएंगे दोनों पॉइंट्स, क्योंकि वहां पर आपको याद होना चाहिए कि चौथ क्या था और सरदेशमुखी क्या था, और क्वेश्चन भी इन पे पूछा गया है पीसीएस में डायरेक्ट, तो ये भी चीज याद रखना है। चलिए भैया, अब 80 में क्या हो गया था, शिवाजी की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद आए संभाजी, ठीक। संभाजी आए हैं 1680 से 89 तक, ठीक है। क्या हुआ, संभाजी को लेकर कौन आया था, मुगल के दरबार से लेकर के तो आ गए थे शिवाजी ही, वहां से लेकर आ गए थे, ठीक है। तो संभाजी जैसे ही यहाँ पर बने, छत्रपति बने, और उसके बाद क्या हुआ, जो अकबर था, अकबर, मोहम्मद अकबर था, किसका पुत्र था ये, एक मोहम्मद अकबर पुत्र था ये औरंगजेब का, ठीक है। तो दिल्ली में क्या हुआ, दिल्ली में और जो मोहम्मद अकबर है इसने जो है विद्रोह कर दिया, किसका, औरंगजेब का, ठीक है। और मोहम्मद अकबर भागा लाल किले से। अब लाल किले के सामने देखिए चांदनी चौक है, तो चांदनी चौक की ओर अपने मोहल्ले ही में भाग रहा था, जब तक कौन, पकड़ लिया, औरंगजेब। और जब तक वो पकड़ता तब तक वो पहुंच गया था किसके दरबार में, गुरु तेग बहादुर, जो भी नौवीं गुरु थे, है ना, उनके दरबार में पहुंच गया। तो भाई जाता है औरंगजेब और बात करता है कि गुरुजी इनको छोड़िए। तो गुरुजी कहते हैं भाई हमने तो ना बुलाया है, ना हम किसी को निकालते हैं, ये तो हमारे सिख धर्म के विरुद्ध है ना। तो फिर वो कहता है इनको छोड़िए भी, और आप अब जो है ना मुस्लिम धर्म को अपनाइए, यहाँ से इस धर्म को समाप्त कर दीजिए। तो वो कहते हैं उनसे कि देखिए इससे पहले हमारे 8 गुरु आ चुके हैं, और 5वें गुरु को तो आप लोगों ने मार ही दिया था, है ना, लेकिन उन्होंने, किसी ने मुस्लिम धर्म अपनाया क्या, तो हम भी नहीं अपनाएंगे, हम ऐसे कौन से अलग से कार्य करेंगे। तो वो क्या करता है, यहाँ पर जो 9वें गुरु तेग बहादुर होते हैं उनका शीश धड़ से अलग कर देता है, इसीलिए वहां पे बना हुआ है, अभी आप लोग चांदनी चौक जाते होंगे तो आपको मिलता होगा शीशगंज गुरुद्वारा, ठीक है। दिल्ली में लाल किले के जस्ट सामने चले जाओगे, रास्ता बना हुआ है, वहां पे बना है शीशगंज गुरुद्वारा। चलिए इतना समझ में आ गया। अब ये मोहम्मद अकबर वहां से भागता है कि अरे भाई जब ये गुरु जी का जो है सर धड़ से अलग कर दिया, तो हमारा भी सर अलग कर सकता है, तो ये भागता है। अब उस समय भागे तो भागे किसके पास, राजपूत सारे के सारे जो है स्वीकार किए हुए हैं, वो आधिपत्य स्वीकार करे हैं मुगलों का, तो वो भागा सीधा संभाजी के पास, ठीक है। और संभाजी की शरण में गया, यही मुगलों और मराठों की टकराहट का कारण बन गया। तो इनके बीच हुआ कौन सा युद्ध, संगमेश्वर का युद्ध। और संगमेश्वर के युद्ध में क्या हुआ
कि संभाजी को पकड़ लिया गया और मोहम्मद अकबर को भी पकड़ लिया, और मोहम्मद अकबर को जो है ना खड़ा करके और यहाँ पर क्या किया था, उसने आंखें फोड़वा दी थी दोनों की दोनों, जो रॉड गर्म करके, और गर्म रॉड को आंखों में डलवा दिया था मोहम्मद अकबर की, औरंगजेब ने। इतना खतरनाक इंसान था। ठीक है, ये कहानी हम लोगों ने पहले भी पढ़ी है, जब वो जो सिख गुरुओं को पढ़ रहे थे तब भी पढ़ी थी, आज भी पढ़ ली दोबारा से। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन से युद्ध में जो है संभाजी को पकड़ लिया गया था, तो वो था संगमेश्वर का युद्ध, और इनकी 1689 में यहाँ पर निर्मम हत्या कर दी गई थी। ठीक है, चलिए भाई, ये हो गया। अब देखते हैं कि संभाजी ने थोड़े से गलत गड़बड़ काम क्या कर दिए। देखिए, जो अष्टप्रधान, जो कि शक्ति हुआ करती थी किसकी, मुगलों मराठों की, है ना। अष्टप्रधान जो है शिवाजी ने स्टार्ट किया था, ये शक्ति हुआ करती थी मराठों की, और इसी को समाप्त कर दिया, अष्टप्रधानों को समाप्त कर दिया यहाँ पर किसने, यहाँ पर समाप्त कर दिया संभाजी ने। ठीक है, और दूसरा, युद्ध में महिलाओं को साथ ले जाने लगा, प्रारंभ कर दिया यहाँ से। बताइए, युद्ध में महिलाओं को साथ में ले जा रहे हैं, तो वहां पर रणनीति कैसे बनेगी, सोचने समझने का मौका भी नहीं मिल पाया, है ना। रात में व्यस्त हो जाते थे लोग अपने परिवार में, और दिन में युद्ध लड़ते थे, तो ये भी एक दिक्कत हो गई। तो ये दोनों कार्य किए हैं संभाजी ने। और फिर उसके बाद आए हैं राजा राम। ठीक है, तो राजा राम को भी देख लेते हैं। तो फिर देखते हैं राजा राम को। भैया राजा राम आए, तो राजा राम के बारे में बहुत ज्यादा तो पढ़ना नहीं है, बस इतना याद रख लीजिए कि संभाजी के बाद राजा राम आए, और ये कितने टाइम के लिए आए थे, तो ये आए थे हमारे यहाँ पर 1689 से और 1700 ईस्वी तक। चलिए, ये हो गया। इनका पलायन का क्रम एक बार पूछा गया है क्वेश्चन में, तो मैंने वो लिख दिया है। पलायन का क्रम था इनका, सबसे पहले प्रतापगढ़ में, जो कि ये वही प्रतापगढ़ है जिसको किससे जीता था, आहिस्ता खान से जीता था किसने, शिवाजी ने, है ना। तो ये प्रतापगढ़, फिर पन्हाला, फिर जिंजी, और फिर सतारा में जाके बसे थे। जब साहू जी वहां से छूट कर आएंगे ना, साहू जी को देखिए यहाँ पर, जब यहाँ पर क्या हुआ, संभाजी की मृत्यु हुई, तो संभाजी के बाद साहू जी को गिरफ्तार करके ले जाया गया दोबारा यहाँ, फिर से कहाँ पर, मुगल दरबार में। तो साहू वैसे बनते कौन यहाँ पर, पेशवा सॉरी, जो बनते छत्रपति अब साहू जी बनते, लेकिन साहू जी को ले जाया गया कहाँ पर, मुगल दरबार में। तो अब कौन बना, राजा राम। तो भाई पहले थोड़ा सा देख लेते हैं ऊपर कि राजा राम कहाँ से आए थे, मतलब कौन थे। तो जो हमने देखा था सबसे पहले, यहाँ पर देखिए एक डायग्राम देखा था ना, इसमें देखा था कि जो राजा राम है ना, वो कौन थे। यहाँ पर देखिए, शिवाजी की दो पत्नी थी, साई बाई और सोयराबाई। तो सोयराबाई में से जो राजा राम थे, ये सोयराबाई के पुत्र थे, और संभाजी थे साई बाई के। ठीक है, तो इतना चीज याद हो गया। अब देखते हैं, तो देख लिया कि राजा राम कौन थे, तो अब देखते हैं कि भाई अब राजा राम बन जाएंगे यहाँ पर, है ना। और पलायन क्रम हम लोगों ने देख ही लिया, पहले प्रतापगढ़ है, फिर पन्हाला है, पी पी कर लेना, फिर कौन सा है, जे और एस कर लेना, पीपीजेएस या पीपीजेडएस कर लेना, जेडएस। ठीक है, ये हो गया इनका जो पलायन का एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने ये रख दिया यहाँ पे। चलिए, अब फिर क्या होता है कि फिर इनकी भी मृत्यु हो जाती है बहुत जल्दी, और शिवाजी द्वितीय बनते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो शिवाजी द्वितीय जैसे ही आते हैं, तो नेतृत्व कौन करता है, शिवाजी द्वितीय होते हैं, वो एक छोटा सा बालक होता है, तो इनकी माता होती है ताराबाई, ये नेतृत्व करती है। ताराबाई बहुत तेज तर्रार लेडी भी थी, और उनकी जो कूटनीति थी वो बहुत ही सफल कूटनीति थी। तो इसी समय पे क्या हो जाता है कि औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, इनका कार्यकाल चल ही रहा होता है शिवाजी द्वितीय का। देखिए 1700 से 1707 के बीच में, इसी टाइम पे हो जाता है औरंगजेब की मृत्यु। ठीक, और जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होगी, तो फिर वहां से क्या होगा कि बहादुर शाह बनेगा वहां पर मुगल शासक। ठीक है, और बहादुर शाह जो है वो रिहा कर देगा किसको, साहू जी को। तो साहू जी के छूटने के कोई चांस नहीं थे, लेकिन जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हो गई, तो बहादुर शाह को लगा कि साहू जी को क्यों बैठाए, यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है इनका बैठाने का, है ना। तो वो इनको छोड़ देता है, और साहू जी आते हैं साउथ से। तो जैसे ही साहू जी साउथ से आते हैं, तो यहाँ पर उनकी चाची बैठी हुई है। तो अब उसको लगता है कि चाची से कैसे कहें, है ना, चाची से कहेंगे तो युद्ध हो जाएगा, और वो चाची से कहते हैं, तो युद्ध हो जाता है खेड़ का युद्ध, है ना। खेड़ का युद्ध होता है 1707 में। किसके किसके बीच होगा ये, साहू जी के बीच में और ताराबाई के बीच में। तो साहू जी की इसमें जीत हो जाएगी। कैसे, क्योंकि साहू जी की तो हिम्मत भी नहीं हो रही थी, लेकिन जो पेशवा बनेंगे ना अभी पहले, बालाजी विश्वनाथ, वो साहू जी के साथ हो जाते हैं। कौन, बालाजी विश्वनाथ, क्योंकि बालाजी विश्वनाथ जैसे ही साथ में होते हैं, तो साहू जी का पल्ला यहाँ पर भारी हो जाता है, और साहू जी जीत जाते हैं, और ताराबाई को जो है हारना पड़ता है, और ये क्षेत्र छोड़ना पड़ता है, कोल्हापुर चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लिया कि साहू जी हो गए कंप्लीट। ठीक है, अब जो है साहू जी बैठेंगे कहाँ पर, जो है जो छत्रपति की गद्दी है उस पर बैठेंगे साहू जी, और साहू जी कब तक रहेंगे, 1707 से 49 तक। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए, हम लोग थोड़ा सा डायग्राम फिर से देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से अब पेशवा की स्टार्टिंग होगी, और डायग्राम में हम लोगों ने किस किस को देख लिया। तो चलिए भैया थोड़ा सा ऊपर चलते हैं।
और ऊपर जहां से शुरुआत की थी वहां से उस डायग्राम को फिर से देख लेते हैं। देखिए शिवाजी को देख लिया हम लोगों ने, है ना। शिवाजी की दो पत्नियां हुई, साईबाई और सोयराबाई। साईबाई के पुत्र हुए थे संभाजी, ठीक है, और संभाजी के पुत्र हुए थे साहूजी, ठीक। और बीच में सोयराबाई के जो पुत्र थे वो थे राजा राम, और राजा राम की थी दो पत्नियां, इन्होंने भी दो शादियां की। देखिए अगर शिवाजी ने दो शादियां की तो राजा राम ने भी दो शादियां की। कौन सी? एक तो ताराबाई और एक राजसाबाई, ठीक है। राजा राम थे ना जो, उन्हें राजपाट तो मिला ही हुआ था, तो एक तो हो गई राजसाबाई, और तारे की तरह तो थे ही वो तारा, तो ताराबाई, ये दो पत्नियां हो गई। फिर ताराबाई के पुत्र हुए थे शिवाजी द्वितीय, जिनको अभी साहू जी ने हटा दिया, ठीक। और राजसाबाई की अभी कहानी थोड़ी सी आगे देखेंगे, जिनके पुत्र होंगे संभाजी द्वितीय। तो इतना देख लिया। और अब करते हैं पेशवा की स्टार्टिंग। पेशवा आ गए हैं यहाँ पर बालाजी विश्वनाथ, कब से? 1713 से 20 तक। चलिए भैया पहुंचते हैं और समझते हैं कि इन्होंने क्या किया है। किसने? बालाजी विश्वनाथ ने। तो जो पेशवा थे वो तो हमने देख ही लिया था कि पेशवा कौन थे। पेशवा थे प्रधानमंत्री, है ना। लेकिन साहू जी के टाइम से पेशवा पावरफुल हो गए, पावरफुल हुए, क्योंकि पेशवा जो थे, पेशवाओं ने साहू जी को ये युद्ध जिताया। कौन सा? खेड़ का युद्ध। और खेड़ का युद्ध जीतने से हो गए पेशवा पावरफुल, क्योंकि भाई साहू जी पे एहसानदारी हो गई कि भाई हमने जिताया आपको, है ना। और यहाँ पर फिर पेशवा बालाजी विश्वनाथ बैठते हैं। देखिए याद रखना है नाम, नाम में कंफ्यूज नहीं होना है। तीन नाम यदि आपने सेम याद कर लिए ना, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहला नाम बालाजी विश्वनाथ, तो बालाजी ही याद रख लेना, बहुत है बालाजी, ठीक है। दूसरे बाजीराव, बाजीराव प्रथम, ठीक, इतना ही याद रख लेना, ठीक है। अब जो तीसरे आएंगे ना, दोनों के, इन दोनों के नाम से ही आएंगे। कौन से? बालाजी बाजीराव, इन दोनों का नाम जुड़ा, बालाजी बाजीराव, ठीक। अब हो जाएगा ना याद, बालाजी बाजीराव। तो इन तीनों को पहले याद रखो, फिर आगे की कहानी सुनेंगे, ठीक। चलिए तो आ गए अब यहाँ पर पेशवा बालाजी विश्वनाथ। और सबसे पहले क्या हुआ इनके टाइम पीरियड पे, ये आए थे 1713 में। देखिए यहाँ पे साहू जी बन गए 1707 में, लेकिन कुछ दिन बाद ये पेशवा बने हैं। और पेशवा तो पहले पद होता था, लेकिन यहाँ से पेशवा बिल्कुल एकदम समकक्ष हो गया। ये मान लीजिए एक छत्रपति और एक से पेशवा, छत्रपति हो गए ये और ये पेशवा हो गए। दो पावरफुल, दोनों पावर बराबर की हो गई। बस छत्रपति थोड़े ऊपर थे, क्योंकि वो उनका वंश चल रहा था वहां से, मराठा की स्टार्टिंग क्योंकि उन्हीं ने की थी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अब फर्रुखशियर का क्या होता है। फर्रुखशियर का तख्ता पलट यहाँ पर होता है सैयद बंधुओं के द्वारा। तो इनका साथ दिया जाता है किसके द्वारा? पेशवा बालाजी बाजीराव, पेशवा बालाजी विश्वनाथ के द्वारा, ठीक है। और फिर संधि होती है। संधि क्या होती है? फर्रुखशियर से संधि होती है। संधि में क्या हो जाता है कि जो साहू जी को सबसे पहले स्वराज का अधिकार दिया जाए। स्वराज मतलब वही पावर हो गए वहां पे, जो दक्कन वाला एरिया है, मराठों वाला एरिया है, उन पर उनकी पूर्व संपूर्ण तरीके से उन्हीं की चलेगी, उसमें इंटरफेयर नहीं रहेगा मराठों का, ठीक है। ये हो गया बात। दूसरा पॉइंट यहाँ पर रखा गया कि दक्षिण में मराठों को चौथ और सरदेश मुखी जो है ना, जिसकी स्टार्टिंग की थी शिवाजी ने, वो वसूलने का अधिकार दिया जाए। उन्होंने मान लिया कि भैया ठीक है, चलिए चौथ और सरदेश मुखी भी आप जो है वहां पर वसूल लीजिए। लेकिन तीसरा पॉइंट जो था कि संभाजी द्वितीय जो है, इनको साहू जी परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि संभाजी द्वितीय, देखिए कहानी सुनाते हैं अब आपको। जब साहू जी आए, वो खेड़ का युद्ध हुआ, तो ताराबाई चली गई थी अपने शिवाजी द्वितीय को लेकर। कहां पर? वो चली गई थी कोल्हापुर में, है ना। और कोल्हापुर में एक समय बाद उनको कैद कर लिया जाता है और संभाजी द्वितीय वहां पर बैठ जाता है। तो संभाजी द्वितीय को बार बार परेशान करता था कौन? साहू जी, क्योंकि साहू जी ज्यादा पावर में थे, मेन सेना तो इन्हीं के पास थी। तो वो भी एक पॉइंट रखा जाता है कि जो संभाजी द्वितीय है ना, इनको साहू जी परेशान नहीं करें। तो तीनों शर्तों पर क्या लग जाती है? यहाँ पर मोहर लगा दी जाती है कि हाँ भाई ठीक है, सारी शर्तें मान ली गई। तो रिचर्ड टेम्पल जो है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर स्टाइल लगा लीजिए। रिचर्ड टेम्पल ने कहा था कि इस संधि को मराठों का मैग्ना कार्टा कहा था 1717 में, ठीक। कैसे? क्योंकि यहाँ से पावर मिल गई मराठों को। देखिए एक तो क्या मिल गया? स्वराज का अधिकार मिल गया, और एक मिल गया कि चौथ और सरदेश मुखी वो खुद वसूलेंगे, उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे कहीं भी मुगल, ठीक। इतना याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना ही हुआ था, ये दो पॉइंट आप लोग याद रखिए किसके? जो बालाजी विश्वनाथ है उनके बारे में। अब उनका पुत्र आया, उनका लड़का, क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई बहुत जल्दी, क्योंकि इनको हुआ रोग और फीवर ईवर आया। उस समय पे दवाइयां इतनी चलती नहीं थी, तो इनका जो रोग आया और इनकी हो गई मृत्यु। उसके बाद इनका पुत्र आया बाजीराव प्रथम, ये याद रखना है, ठीक है। बाजीराव प्रथम बहुत खतरनाक इंसान था। तो 1720 से 40 तक ये रहा है, बहुत ज्यादा समय तक ये भी नहीं रहा है। देखिए इनके पिताजी भी जो रहे हैं बाजीराव प्रथम के, बालाजी जो इनके पिताजी थे, वो भी निपट गए किसके टाइम पीरियड में? साहू जी के टाइम पीरियड में। और ये भी निपट जाएंगे किसके टाइम पीरियड में? साहू जी के टाइम पे। और इनका पुत्र भी जो आएगा बालाजी बाजीराव, वो रहेगा साहू जी के टाइम पे, और साहू जी उसी समय खत्म हो गए। चलिए अब बात करते हैं बाजीराव प्रथम की। बाजीराव प्रथम आए तो 6-7 दिन 8 दिन तक तो भाई शांति से रहे, क्योंकि उनके पिताजी खत्म हो गए थे, है ना।
लेकिन फिर अचानक से बोलते हैं साहू जी के पास जाके कि अब वक्त आ गया है कि जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार किया जाए तो हमारी सत्ता अटक से कटक तक स्थापित हो जाएगी। है ना, ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया है, पीवाईक्यू जब आप उठाओगे तो पूछा गया है कि ये वाक्यांश किसने कहा था और किसके लिए कहा था। चलिए भाई, ये कहा था बाजीराव प्रथम ने, किससे? साहू जी से, अपने छत्रपति जी से। और किसके लिए? जर्जर वृक्ष किसको कह रहे हैं? ये कह रहे हैं जर्जर वृक्ष का मतलब यहाँ पर है मुगल, मुगलों के लिए कह रहे हैं। और बोल रहे हैं कि शाखाएं खुद में खुद गिर जाएंगी, जैसे हैदराबाद के निजाम थे ये गिर जाएंगे, और अवध में जो नवाब था ना सिजाउद्दौला वो गिर जाएगा। तो इस टाइप के जो भी हैं उनके जो आधिपत्य अभी भी स्वीकार किए हैं मुगलों के, वो सारे गिर जाएंगे। तो भाई यहाँ पर साहू जी कहते हैं कि यार वाह यार, तुम तो अपने पिता के योग्य पुत्र हो। मुझे तो ये मतलब लग ही नहीं रहा था, कि मुझे लग रहा था कि भाई अब प्रधानमंत्री जी या पेशवा जी खत्म हो गए तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी अब तो मराठों को, लेकिन आप उनसे भी ज्यादा योग्य दिख रहे हो, जाइए और आक्रमण कीजिए। तो अटक से कटक तक की बात होती है भाई, मैप में देख लेते हैं कि अटक से कटक तक मतलब कहाँ की बात हो रही है। देखिए ये मैप है और ये है कटक, है ना, कटक ये है उड़ीसा में है, जो आज की उड़ीसा से लेके इन्होंने बात की थी कि देखिए ये वाला हिस्सा तो इनका था ही, तो इनने अब इस वाले हिस्से को टारगेट किया और कहाँ तक? अटक से कटक तक, मतलब ये वाला हिस्सा देखिए ये है अटक, और अटक कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। तो ये पूरे हिस्से की बात हुई कि अब ये पूरा जीतना है। चलिए बात हुई, अच्छी बात है, अटक से कटक तक की बात हुई। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भैया ये किसने कहा था कि अटक से कटक तक मराठों के झंडे लहराएंगे? ये कहा था बाजीराव प्रथम ने। बाजीराव प्रथम, इन्हीं की मूवी देखी थी आपने, इनकी मूवी आई थी वो बाजीराव मस्तानी, है ना, आप लोगों ने ये मूवी जरूर देखी होगी। अभी आगे सब चीजों को समझते हैं। तो एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा इनसे, और फिर एक इनने हिंदू पद पातशाही का आदर्श बनाया। अब बात करते हैं कि भाई हिंदू पद पातशाही क्या होता था। तो हिंदू पद पातशाही हुआ था, जैसे देखिए मुगल एकत्रित होकर रहते थे, मुगल एक दूसरे को कनेक्ट करके रहते थे, कि चाहे वो निजाम हो, चाहे कोई भी हो, या अवध में बैठे हुए हो, या वहां जम्मू या पंजाब में बैठे हुए हो, वो सबसे कनेक्ट करके चलते थे। तो इसी को देखते हुए बाजीराव प्रथम ने कहा कि हिंदू पद पातशाही का आदर्श लाया जाना चाहिए, और सारे हिंदू जो है ना, हिंदू राज्य जितने भी हैं, इनको एकत्रित किया जाना चाहिए और हिंदू शक्ति को बढ़ाया जाना चाहिए। ये बात हुई यहाँ पर। चलिए, तो इनको एकत्रित करने की बात हुई, ठीक है। और अब ये इनसे जब ये एकत्रित करेंगे तो कौन सा कर वसूलेंगे? चौथ तो लेंगे नहीं, क्योंकि चौथ तो वो उससे लेते थे जिसपे आक्रमण करेंगे नहीं और उसकी बाहरी आक्रमण से रक्षा करेंगे, और वो उनके राज्य होते नहीं थे। लेकिन इन पे लेंगे ये सरदेश मुखी। तो भाई खुशी खुशी ये लोग दे भी देंगे कि चलो भाई मराठा इतने आगे जा रहे हैं, इतने तीव्र बढ़ रहे हैं, इतने शक्तिशाली हो गए हैं, तो ये देते थे सरदेश मुखी। इन राज्यों से उन्हें सरदेश मुखी भी मिल रहा है, तो वो भी खुश, ये भी खुश। चलिए, ये हो गया था हिंदू पद पातशाही का आदर्श। अब आगे हम लोग इसकी कहानी सुनेंगे, इसलिए यहाँ पर सुना दिया है कि ये था हिंदू पद पातशाही। अब आगे क्या होता है, हिंदू पद पातशाही जैसे ही शुरू होता है, उसी समय बुंदेलखंड का राजा होता है। कौन? राजा छत्रसाल बुंदेला, ठीक है। इस पे आक्रमण हो जाता है। फर्रुखाबाद में एक बैठा हुआ है मुगल शासक, मुगल शासक से कनेक्ट था, वो मुगल था। और फर्रुखाबाद जो जगह है, मान लीजिए जो यूपी वाला इलाका है, चलिए अब मैप में देखते हैं थोड़ा सा। मैप मैप समझने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा उसमें क्योंकि फंसिए मत। ये मान लीजिए दिल्ली थी, है ना, और दिल्ली से आप जाओगे यहाँ पर आपको मिलेगी झांसी, और झांसी से ये इलाका जो है ना, ये लगा हुआ पूरा इलाका है बुंदेलखंड का, ठीक। तो बुंदेलखंड के इलाके में ये बैठे हुए हैं कौन? राजा छत्रसाल। तो छत्रसाल पे हो जाता है आक्रमण यहाँ फर्रुखाबाद से, ठीक है। फर्रुखाबाद से आक्रमण जैसे ही होता है तो वो छत्रसाल जो राजा है ये मांगते हैं मदद, और मदद मांगते हैं किससे? उस समय बाजीराव प्रथम से। बाजीराव प्रथम पेशवा है उस समय, बाजीराव प्रथम से मदद मांगते हैं। तो बाजीराव का तो वैसे ही था कि अटक से कटक तक, है ना। तो बाजीराव प्रथम इनको सहायता देते हैं, और सहायता में पहले ही बोल देते हैं कि आपको हिंदू पद पातशाही का नियम मानना पड़ेगा। वो कहते हैं अरे बिल्कुल यार, आइए तो बचाइए तो पहले। तो सहायता देने जब वो जाते हैं तो इनका किला जो होता है ओरछा में, आप लोगों ने ओरछा का नाम सुना होगा। ओरछा जो है ना, झांसी के बगल में ही है, बिल्कुल झांसी से लगा हुआ है, 10 किलोमीटर की दूरी पे है, 10 से 15 किलोमीटर में, ठीक। और क्या है, ये जो बेतवा रिवर है ना, उसके किनारे बसा हुआ है, और वहां पर राम राजा सरकार का मंदिर बना हुआ है। राम को राजा की तरह पूजा जाता है, और किला भी बना हुआ है, जो बुंदेलों के किले थे ना, वहां पे बना। एक जगह एक बार चर्चा हुई थी जब हम लोग अकबर को पढ़ रहे थे, और जहांगीर ने अबुल फजल को मरवा दिया था, है ना, वीर सिंह बुंदेला से। तो वो वीर सिंह बुंदेला कहाँ पे था? ओरछई में, है ना, उसी बात की जगह की बात हो रही है अभी। तो अबुल फजल से भी क्वेश्चन आएगा आपका कि अबुल फजल को कहाँ पे मारा गया था? तो इसी ओरछा में मारा गया था। किसके द्वारा? वीर सिंह बुंदेला के द्वारा। किसके कहने पे? तो वो मारा गया था जहांगीर के कहने पर, ठीक, इतना याद रहेगा। चलिए अब आ जाते हैं वापस। तो भैया बाजीराव प्रथम जो है जाते हैं और ओरछा में जैसे ही एंट्री करते हैं, जब तक जो फर्रुखाबाद का जो रहता है मुगल, वो मुगल इसको घेरे हुए होता है। तो बाजीराव प्रथम इनको हरा देते हैं मुगल को, और फिर क्या होता है, आयोजन चलता है रात में।
है ना। जब भाई जीत हो गया तो जीत का जश्न तो चलेगा ना, पार्टी वार्टी तो चाहिए है जीत की। तो छत्रसाल देते हैं, राजा छत्रसाल जो होते हैं वो बाजीराव प्रथम को पार्टी देते हैं, और नृत्य चल रहा होता है यहीं पर। और नृत्य में ही यहाँ पर आती है कौन, यहीं पर होती है एंट्री मस्तानी जी की। तो मस्तानी जी यहाँ पर आ जाती हैं, और यहीं पर वो गाना चलता है कौन सा, मैं दीवानी मैं दीवानी मैं दीवानी हो गई, मशहूर ये मेरे इश्क की कहानी हो गई, है ना। आप लोगों ने सुना होगा, मूवी देखी भी होगी। चलिए इतनी ज्यादा बात नहीं करेंगे, मस्तानी के बारे में इतना जान लेते हैं। जो राजा छत्रसाल थे ना, उनके इधर एक दासी थी, और दासी की ही एक पुत्री थी, और बहुत ही खूबसूरत थी ये। तो भाई अब फिर क्या होता है, जैसे ये पार्टी होती है तो सुबह 4 स्टेट इनको, मतलब 4 जगह दी जाती है। किसको, बाजीराव प्रथम को। कौन कौन सी जगह दी जाती है गिफ्ट में, राजा छत्रसाल के द्वारा कौन कौन सी जगह दी जाती है। सबसे पहले झांसी, ठीक है, झांसी ही दी जाती है, झांसी याद रखना। दूसरा कालपी, इनसे दोनों से आप परिचित हो गए, है ना, कालपी से परिचित हो गए आप। 1857 की क्रांति में कालपी का नाम सुना होगा। चलिए तीसरा क्या होता है, तो तीसरा होता है सागर, ठीक है, एमपी, जो सागर एमपी में है, भोपाल के नजदीकी है, ठीक। और उसके बाद एक होता है हृदय नगर, जो हृदय नगर होता है वो भी दिया जाता है। तो सुबह जैसे ये डील होती है तो बाजीराव प्रथम कहते हैं कि भाई झांसी बढ़िया है, ठीक है, कोई कोई दिक्कत नहीं, कालपी भी बढ़िया है, सागर भी बढ़िया है, और हृदय नगर भी बढ़िया है। लेकिन इस हृदय नगर के साथ साथ ना हमारे हृदय में भी कुछ चल रहा है, आप कहो तो बता दें। तो भाई छत्रसाल बुंदेला कहते हैं कि अरे हम लोगों की तो भाई ये हमारे लिए तो भाग्य की बात है, आप कहें तो कहते हैं जो रात में वो मस्तानी जी जो थी ना, वो मस्तानी जी हमको चाहिए, अब हम उनसे करेंगे विवाह। भाई वो खुशी खुशी उनको दे देते हैं, और यहाँ से जो है इनका विवाह हो जाता है। भाई बहुत विरोध भी होता है, लेकिन वो विवाह कर लेते हैं, वो आप लोगों ने मूवी में देखा ही होगा। तो यहाँ से मिली थी मस्तानी जी उनको, ठीक है, तो मस्तानी जी का नाम यहाँ से याद रखना। अब चलिए इनको छोड़िए, यहाँ पे हो गई हंसी मजाक इतना ही, ठीक है। अब निजाम से संघर्ष इनका चलता है। निजाम से संघर्ष कौन सा चलता है, पालखेड़ा का युद्ध। पालखेड़ा का युद्ध होता है सबसे पहले निजाम से, तो इसमें निजाम पराजित हो जाता है, और मुंगी शिवगाम की संधि होती है, ठीक है। तो इसकी भी कहानी सुन लेते हैं उसी मूवी में, जो बाजीराव प्रथम में एक मूवी थी। तो आपने देखा होगा कि एक सीन आया था उसमें, तो निजाम बैठा हुआ था और दोनों साइड शेर बैठे हुए थे, है ना, एक इस साइड और एक इस साइड, वो दोनों पे हाथ रखे हुआ था शेरों पे। ऐसे मान लीजिए ये निजाम बैठा हुआ है, एक शेर इधर बैठा हुआ है, एक शेर इधर बना हुआ था, उसके सिंहासन में बना हुआ था, उन दोनों पे वो हाथ फैला के बैठा था, ठीक। और वहां पे बाजीराव प्रथम की एंट्री होती है, तो बाजीराव प्रथम से वो कहता है, इस टाइप की उनकी जो द्वंद्व होता है वो होता है कि जैसे राजाओं में जैसे फलों का राजा आम, वैसे ही है दक्षिण में निजाम, है ना, इस टाइप का द्वंद्व चलता है उनके साथ। जैसे फलों का राजा आम, वैसे ही दक्षिण में है निजाम। तो फिर इधर से भी बाजीराव की तरफ से भी थोड़ा सा द्वंद्व होता है, अब वो मैं सुनाऊंगा तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, वो सब नहीं सुनाऊंगा। तो फिर बाजीराव प्रथम कहता है कि अरे जो जितने भी ये आपके दरबार में खड़े हुए हैं ये सारे मेरे ही लोग हैं, तो वो चौंक जाता है। और उनके बीच होती है संधि, कौन सी, तो यही होती है मुंगी शिवगाम की संधि। वो मुंगी शिवगाम की संधि चल रही होती है उस समय, है ना, मूवी में। तो ये देख लिया। फिर एक और, फिर मजा नहीं आता है निजाम को कि यार मैं हार कैसे गया, फिर से ये युद्ध होता है भोपाल का युद्ध, और उसमें निजाम फिर से दोबारा हार जाता है, और सराय जी की संधि होती है, सराज जी की संधि, ठीक। ये देख लिया। ये संधि तो खैर दूसरी वाली तो आज तक नहीं पूछी गई, लेकिन पहली वाली पूछी गई है कि जो बाजीराव प्रथम और निजाम के बीच कौन सी संधि हुई थी और कौन सा युद्ध हुआ था, तो वो हुआ था पालखेड़ का युद्ध 1728 में, और संधि हुई थी मुंगी शिवगाम की संधि, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं आगे, फिर क्या होता है यहाँ पर देखते हैं कि गोरिल्ला पद्धति जो थी ना, इससे पहले हम लोग देख चुके थे शिवाजी में, शिवाजी के टाइम पे देख चुके थे। लेकिन शिवाजी के बाद जो गोरिल्ला पद्धति का सर्वश्रेष्ठ संचालक माना गया ना, तो वो किसको माना गया, वो माना गया बाजीराव प्रथम को, ठीक है। ये चीज भी देख लेते हैं, ये भी क्वेश्चन में पूछा गया है कि सर्वश्रेष्ठ संचालक किसको माना गया है गोरिल्ला पद्धति का, तो ये माना गया है बाजीराव प्रथम को। फिर दिल्ली पर आक्रमण कर दिया बाजीराव प्रथम ने। उस समय दिल्ली का जो शासक था वो कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला। तो ये भाग ही जाता है, युद्ध युद्ध नहीं करता है, इसको पता चलता है कि अरे मराठे आ गए, मराठे आ गए, तो ये भाग जाता है ऐसे ही, ठीक। फिर उसके बाद ये दक्षिण में भी जो है ना, दक्षिण वाला एरिया, तो यहाँ पर तंजावुर में भी जो है करते हैं, और वहां पे चंदा साहब को कैद कर लिया जाता है। तो ये था। उसके बाद क्या होता है कि 1740 में नर्मदा के किनारे इनकी भी मृत्यु हो जाती है। अच्छा एक चीज आप लोगों ने सोची है कभी कि जो ये आए पेशवा इतने जल्दी जल्दी क्यों मरे, मतलब आए फिर गए, बीमार हुए, मर गए, है ना। अब देखिए मैंने जो सोचा है इनके बारे में, क्या सोचा है कि जो ये थे ना, ये घूमते रहते थे, है ना, और ये अपना राज्य विस्तार, साम्राज्य विस्तार में लगे हुए थे। तो साम्राज्य विस्तार में मान लीजिए आज यहाँ है, फिर कल कहीं और रुक गए, फिर परसों कहीं ये और रुक गए, है ना। तो वहां का हवा पानी दोनों बदलते जा रहे हैं इनके, है ना। तो अब देखिए आप लोग अपने मामा मौसी के इधर ही जाते हो या बुआ फूफा के इधर, तो देखते हो पानी पीते हो, वहां से अगले दिन बीमार होके आ जाते हो। तो वो क्या होता है, वो पानी का जो होता है ना बदलाव, चेंजिंग, खाना पीना जो चेंज होता है, उसी के चक्कर में बीमार होते हैं। तो ये होता था इनके साथ, और ये बहुत जल्दी खत्म हो जाते थे। देखिए ये जो बाजीराव प्रथम है सिर्फ 20 साल ही रहे हैं ये
पेशवा, देखिए 1720 से और 1740 तक। और अभी आराम से बैठे हुए हैं कौन, साहू जी, क्योंकि कहीं नहीं जाना होता है, सिर्फ दरबार में बैठना है छत्रपति बन के। और जो सारा काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं पेशवा यहाँ पर, तो वो नहीं देख रहे हैं आप लोग कि वो खत्म नहीं हो रहे हैं, बाकी ये लोग खत्म हो जा रहे हैं। देखिए मेरा जो सोचना था वो यही था, हो सकता है आप लोगों का शायद सोचना दूसरा हो। चलिए अब देखते हैं कौन आएगा तीसरा, बालाजी बाजीराव। पहले कौन थे, बालाजी, दूसरे बाजीराव प्रथम, तीसरे आए बालाजी बाजीराव। दोनों के नाम से ही बने हुए हैं ना, हम लोगों ने ये देख लिया है। तो ये है 1740 से 61 तक, ठीक है। तो इस समय पे क्या हो जाएगा, इस समय पे मृत्यु हो जाएगी किनकी, साहू जी की, क्योंकि साहू जी बहुत ज्यादा बूढ़े भी हो गए थे, तो उनकी हो जाती है मृत्यु। चलिए भैया, फिर क्या होता है, संगोला की संधि होती है एक। संगोला की संधि के क्या होता है, संगोला की संधि में वास्तविक नियंत्रण पेशवाओं के हाथ में आ जाता है, छत्रपति के हाथ में से, ठीक। अब यहाँ पर कोई छत्रपति नहीं बनेगा, अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे पेशवा। तो आपसे पूछा जाएगा कि किसके टाइम पीरियड में पूरी वास्तविक संस्कृत जो मराठाओं की जो वास्तविक नियंत्रण था वो पेशवाओं के हाथ में आ गया, तो वो आ गया बालाजी बाजीराव के टाइम से और संगोला की संधि, ठीक। ये रहेगा संगोला की संधि, याद रखना। पूरा गोला मतलब संगोला, गोला मान लीजिए ये रख लिया, तो पूरे गोले पे अधिकार कहां से हो गया, संगोला की संधि से हो गया, है ना। और किसके टाइम पे, बालाजी बाजीराव। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए क्या होता है, हिंदू पद पातशाही की बात की थी, इससे ही पहले जो बाजीराव प्रथम थे उनने स्टार्टिंग की थी इसकी, और ये उल्लंघन कर देते हैं इसका। हिंदू पद पातशाही का उल्लंघन कैसे करते हैं, देखिए इन्होंने कहा था कि राजपूतों को एक किया जाए, या फिर जो हिंदू राजा हैं उनको एक किया जाए, सबको जो बिखरे पड़े हैं, है ना। तो यही बात हुई थी, तो भाई एक तो कर लिया गया था बाजीराव प्रथम के टाइम पे। फिर क्या हुआ कि इनसे सरदेश मुखी लिया जा रहा था 1/10, लेकिन ये क्या करते हैं, राजपूतों से चौथ वसूलना स्टार्ट कर देते हैं। कहते हैं भाई बहुत पैसा है तुम लोगों के पास, चौथ दो, अब कुछ नहीं चलेगा। हमारे बाबू ने की थी वो वाली संधि, हमने नहीं की थी। हिंदू पाद पातशाही का उल्लंघन ये कर देते हैं और इनसे लेने लगते हैं कितना, 1/4, मतलब कौन सा, चौथ कर, ठीक। तो राजपूत तो इसका विरोध करेंगे ही करेंगे, है ना। तो ये विरोध कर लेते हैं पैदा। फिर इनका निजाम से संघर्ष यहाँ पे चल ही रहा है, क्योंकि निजाम तो मरे तो थे नहीं, वो संधियों के माध्यम से रुक जाते थे, लेकिन संघर्ष फिर जैसे ही मौका मिलता था फिर पीछे से वार कर देते थे, ठीक है। तो अब इसके टाइम पे क्या होता है, सबसे बड़ी जो घटना होती है वो होती है बालाजी बाजीराव के टाइम पे पानीपत का युद्ध। ये आप लोगों को याद रखना है। देखिए अब होगा पानीपत का युद्ध, और पानीपत का युद्ध कहाँ पे होगा, जहां पे पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध हो चुके। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो किसके किसके बीच में हुआ था, वो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। उसमें बाबर ने दौलत खान लोदी को मिला लिया था और धोखे से हरा दिया था इब्राहिम लोदी को, तो छल उसमें भी हुआ। फिर दूसरा हुआ अकबर के साथ था बैरम खां और हेमू के बीच में। तो इसमें क्या हुआ था, बैरम खां ने अपनी युद्ध नीति, मतलब तीर नहीं चलाए थे, और घेर के मतलब ये यकीन करवा दिया था हेमू को कि तीर है ही नहीं मुगल सेना के पास, और हेमू आगे बढ़ गया और तीर से फिर उसको छल्ली कर दिया गया था। तो दूसरा हो गया। अब आज आया पानीपत का तृतीय युद्ध। अब इसमें मुगल नहीं है, मुगल कहीं है ही नहीं इसमें, ठीक है। जो जो तृतीय युद्ध हुआ है ये हुआ है किसके किसके बीच में, तो अब्दाली जो आया है ना, अहमद शाह अब्दाली, और किसके बीच में, तो ये होगा मराठों के बीच में, क्योंकि मराठों की शक्ति इस समय पे चल रही है। तो चलिए फिर क्या होता है यहाँ पर, देखिए सबसे पहले घटना कैसे शुरू होती है, इनका अटक से कटक तक का तो था ही। तो अटक से कटक तक ये बढ़िया चल रहे थे, लेकिन क्या कर लेते हैं इस समय पे कि ये जाते हैं और पंजाब में जो बैठा हुआ है, ठीक है, पंजाब वाले क्षेत्र में ये क्या करते हैं कि पंजाब के क्षेत्र में बैठा हुआ है अहमद शाह अब्दाली का बेटा, इसको छेड़ाते हैं। ये दिल्ली है मान लीजिए, दिल्ली से ये जाते हैं पंजाब में और उसको थप्पड़ अप्पड़ मारते हैं, कूट काटते हैं और उससे कहते हैं निकलो। तो वो झेलम नदी पार करके जाता है, यहाँ पे अफगानिस्तान में बैठा हुआ है कौन, यहाँ पे बैठा है अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। वो तो देखो अफगानी तो क्या होते थे, अफगानिस्तान के लोग एक तो बहुत हट्टे कट्टे और बहुत लंबे चौड़े होते हैं। आज भी देखिए वो लोग शांत नहीं बैठते हैं। उनकी जो शुरू से ही कह सकते हैं ना, उनकी जो भौगोलिक स्थिति ही रही है ना, वो आज तक लड़ाकू ही रही है। पहाड़ों वहाड़ों पे चढ़ना वढ़ना उनके लिए बहुत नॉर्मल सी बात है। सर्दी वहां पे बहुत ज्यादा पड़ती है तो सर्दी भी बहुत अच्छे से झेल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या गलती हो जाती है इनसे कि देखिए जो युद्ध हुआ तो यहाँ पे हुआ कि वो उसके लड़के को छेड़ देते हैं दिसंबर में, ठीक है। दिसंबर में सर्दी पड़ती है और सर्दी में मराठे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होंगे नहीं, क्योंकि वो समुद्र के किनारे रहते थे हमेशा, है ना, समुद्र के किनारे से गए हैं। मुंबई में उतनी ज्यादा सर्दी कहाँ पड़ती है, आप लोग भी गए होंगे, आप में से कोई भी मुंबई, बहुत से लोग, तो मुंबई कहाँ बताइए वहां पे सर्दी पड़ती है। तो ये क्या करते हैं, अब्दाली के लड़के को भगा देते हैं, तो अब्दाली वहां से आता है और तराइन का युद्ध हो जाता है। और तराइन के युद्ध में कौन होता है, तो कारण क्या बनता है कि पंजाब में जो ए का पुत्र बैठा हुआ है तैमूर शाह, इसको मराठों द्वारा हटाया जाता है। ए ही याद रखना, ISI याद मत कर लेना, है ना, ठीक है। तो ये याद रखना है ASA, मतलब अहमद शाह अब्दाली का पुत्र था तैमूर शाह, इसको हटा दिया जाता है। फिर क्या होता है, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच ये हो जाता है युद्ध। और मराठों में कौन कौन लड़ रहा है, तो सदाशिव राव कौन था,
जो तीसरा यहाँ पर पेशवा बना हुआ है बालाजी बाजीराव, उसका भाई है ये सदाशिव राव, ठीक है। और विश्वास राव, तो विश्वास राव उसका पुत्र है, क्योंकि देखिए बालाजी बाजीराव में अति विश्वास था, तो उसका पुत्र भी था विश्वास राव। ये युद्ध में जो है भाग लिए, और सेनापति यहाँ पर कौन बनाया, सदाशिव राव, ठीक है, सदाशिव राव बना। चलिए भैया अब देखते हैं, हार गए यहाँ पे युद्ध, कौन हार गए, मराठा। क्यों हारे भाई, कारण पे थोड़ी सी 1 मिनट बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो भौगोलिक स्थिति है ना, जब पता है कि भैया सर्दी हम पे नहीं झेलेगी, तो क्या जरूरत थी कि उसको दिसंबर में झेल दिया जाए, है ना। दिसंबर में उसको कूट काट दिए उसके पुत्र को, दिसंबर में नहीं कूटना था, इनको कूटना था मार्च में। वो सर्दी से यहाँ पे आते, गर्मी हो जाती अप्रैल मई की, वो वैसे ही हार जाते, पसीना में वैसे ही आधे मर जाते, है ना। लेकिन इनके लिए दिक्कत हुई सर्दी झेलना, उनके लिए तो हुई नहीं, क्योंकि दिल्ली का जो एनवायरमेंट है इधर के आसपास का, तराइन दिल्ली के पास में ही है, तो जो सॉरी पानीपत जो है वो दिल्ली के पास में ही है। तो जो दिक्कत उनको नहीं हुई, जो मराठों को हो गई। तो एक तो ये कारण था। दूसरा क्या था, महिलाओं को युद्ध में ले जाने लगे थे संभाजी के टाइम से, तो महिलाओं को युद्ध में लिए थे ये लोग, तो राशन की भी खपत ज्यादा होती है। और तीसरा क्या था, देखिए तीसरा था हिंदू पद पातशाही का जो है विरोध कर दिया था, उल्लंघन कर दिया था तीसरे पेशवा ने, वो दिक्कत हो गई थी। क्यों हो गई थी, देखिए यहाँ का जो दिल्ली का इलाका है ना, राजपूत यहाँ पे लगे हुए हैं, हिंदू राजपूत ही तो थे यहाँ पे जो लगे हुए हैं। तो वो उन लोगों ने इनको राशन पानी ही नहीं भिजवाया, क्योंकि वो इनसे चिढ़ने लगे थे, क्योंकि चौथ प्रथा स्टार्ट कर दी थी किसने, तीसरे पेशवा ने, ठीक है। ये भी एक कारण रहा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सूरजमल जो जाट था, वो इनके विरोध, इनके पक्ष में लड़ने आया था, मराठों के पक्ष में, बाकी और कोई भी नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पे मारा गया कौन, सदाशिव राव और विश्वास राव। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि काशीराम पंडित के बारे में क्वेश्चन पूछा था पीवाईक्यू में, आपने देखा होगा कि युद्ध का आंखों देखा वर्णन किसने किया था, पानीपत के तृतीय युद्ध का आंखों देखा वर्णन किसने किया था, तो वो नाम याद रखना, काशीराम पंडित ने। और इन्होंने जो संदेश पहुंचाया था ना पेशवा तक, वो कैसे पहुंचाया था कि 2 हीरे नष्ट हो गए और 27 मुद्दाएं खो गई, और चांदी और तांबे के गहनों की गणना नहीं की जा सकती, इतने लोग, मतलब कहने का मतलब था कि 2 हीरे कौन, सदाशिव राव और विश्वास राव, ये मारे गए हैं। 27 मुद्राएं और भी जो उनके बड़े सरदार थे वो सब मारे गए हैं, और चांदी और तांबों की तो गणना ही नहीं है कि कितने सैनिक मारे गए, ठीक। तो इसी सदमे को नहीं झेल पाया कौन, बालाजी बाजीराव, जो कि तीसरा पेशवा था, और ये खत्म हो गया 1761 में ही, 1-2 महीने बाद, ठीक। अब कौन बैठेगा भाई, इसका पुत्र आएगा, और वो आएगा माधवराव। माधवराव बैठा कब, 1761 से 72 तक, मतलब 10-12 साल ये भी रही है। तो सबसे पहले माधव साल्वी, जो माधवराव था वो भी टैलेंटेड इंसान था। देखिए इन लोगों में क्या है, लड़ाई भिड़ाई इतनी खून में बस गई थी ना, कि जो भी इंसान होता था लड़ने में बहुत ज्यादा योग्य होता था। तो माधवराव भी बहुत टैलेंटेड आदमी था, और इसने खोई हुई प्रतिष्ठा को प्राप्त करने की एक बार फिर से प्रयास किया। और प्रयास में क्या किया, जो हैदराबाद थे, देखिए इतना हारने के बाद, इतना बड़ा युद्ध होने के बाद, पानीपत का युद्ध जो हुआ, मराठों की कितनी हानि हुई उसमें, क्योंकि वो पता ऐसे चलता है कि देखिए कहा जाता है इतिहास में कि पानीपत का तृतीय युद्ध जो है ना, उसने ये तय नहीं किया कि अब कौन बनेगा, जो भारत का शासक है वो कौन बनेगा, ये तय नहीं किया, लेकिन ये तय कर दिया कि कौन नहीं बनेगा। मतलब कौन नहीं बनेगा से मतलब यहाँ था मराठे का। क्यों, क्योंकि भाई देखो वहां पर मुगल, मराठा और अंग्रेज भी वहां पर अपनी जो है जो बढ़ा रहे हैं अपनी शक्ति, वो भी बढ़ रही है। तो तीनों में उस समय, अब आज के समय तो हमें पता है कि भाई हाँ ठीक है, उस समय अंग्रेज बन गए थे, उसके बाद वो तो आज बता रहे हैं हम लोग इतिहास को देख के। लेकिन उस समय सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि ये पता नहीं चल पा रहा था कि कौन किसके हाथों में सत्ता जाने वाली है। तो जैसे ही पानीपत का युद्ध हुआ और अब्दाली ने मराठाओं को हराया, तो ये तय हो गया कि अब मराठे तो नहीं बनेंगे, है ना। अब बन सकता है तो कौन, या तो मुगल रिवर्स मारेंगे, या फिर कौन, अंग्रेज, ठीक है। तो उसके बाद अंग्रेज ही बने। तो चलो अभी देखते हैं। तो ये हो गया, खोई हुई प्रतिष्ठा के लिए उसने फिर से, देखिए माधवराव कितना टैलेंटेड इंसान था। इतना सब होने के बाद, इतना बड़ा युद्ध होने के बाद, उसने हैदराबाद से भी क्या कर लिया, नजराना लेना स्वीकार करवा लिया, और मैसूर से भी। कैसे कैसे करवाया ये, उसने अपनी ताकत पर, बल से और युद्ध नीति से, ठीक है। लेकिन बहुत ही जल्दी क्या हुआ, फिर से इसका भी वही हाल हुआ, टीबी हो गया इसको, क्षय रोग से इसकी मृत्यु हो गई, ठीक। अब देखते हैं, फिर आया इसका पुत्र, पुत्र नहीं इसका भाई आया फिर, नारायण राव, ठीक है। नारायण राव इसका भाई था, और इसका चाचा था रघुनाथ राव। रघुनाथ राव इसकी हत्या कर देता है, किसकी, नारायण राव की, इतना याद रखना है। अब देखिए इसको हम लोग देख लेते हैं डायग्राम के माध्यम से, नहीं तो ये लगेगा आपको कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, पता भी नहीं चल रहा कौन मर रहा है कौन हार रहा है ना। चलिए डायग्राम में दिखा देता हूं मैं। देखिए ये हम लोगों ने देख लिया था कि यहाँ पर कौन आ गए हैं। यहाँ पर तीसरे तक तो सबको याद रहेगा ही ना। तीसरे पहला कौन, बालाजी, दूसरे पे कौन, बाजीराव प्रथम, और तीसरे पे बालाजी बाजीराव, ठीक है। इतना याद हो गया। चलिए अब देख लेते हैं कि क्या होता है। देखिए जो तीसरा था ना बालाजी बाजीराव, इसका पुत्र कौन था, माधवराव, ठीक है, ये देख लिया हम लोगों ने।
ठीक है, माधवराव की मृत्यु हो गई टीबी से। ठीक, अब इसका भाई बैठेगा गद्दी पे। भाई कौन है इसका? नारायण राव। ठीक, और बालाजी बाजीराव जो था, जो सदमा नहीं झेल पाया था पानीपत की तृतीय युद्ध का, उसका भाई है यहाँ पर रघुनाथ राव। ठीक है, तो रघुनाथ राव के मन में चल रहा होता है कि यार जो छोटे छोटे बच्चों को बनाया जा रहा है, मुझे जैसे योग्य इंसान को बनाया नहीं जा रहा है पेशवा, है ना। तो इसके अंदर चल रहा था कि मुझे पेशवा बनना है। ठीक है, क्या बनना है मुझे? पेशवा नाव। तो इसने मार दिया किसको? रघुनाथ राव को। यहाँ पे इसने का अंत कर दिया रघुनाथ राव को और कहा मुझे पेशवा बनाया जाए। अब भाई रघुनाथ राव को मार दिया, नारायण राव को मार दिया रघुनाथ राव। ठीक है, तो नारायण राव तो यहाँ पे पेशवा है ना, तो मराठों के बीच में तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, रघुनाथ राव के प्रति तो दिक्कत हो ही जाएगी। अब ये रघुनाथ राव डर से भाग जाता है किसके पास? अंग्रेजों के पास। और बस अंग्रेजों को यहीं से तो यही मौका तो अंग्रेज ढूंढ रहे थे, है ना, कि कैसे इंटरफेयर किया जाए। मराठा को इंटरफेयर जैसे ही होना स्टार्ट हो जाएगा, वैसे ही हम स्टार्ट कर लेंगे कार्यक्रम, है ना। तो चलिए, हो गया यहाँ से इंटरफेयर स्टार्ट। और सबसे पहले इनके बीच में होगी कौन सी? सबसे पहले होगी सूरत की संधि। सूरत की संधि किसी युद्ध के बाद की संधि नहीं थी, सूरत की संधि थी किसके किसके बीच? रघुनाथ राव के बीच में, और किसके? RNR के बीच में, और किसके में? अंग्रेजों के बीच। ठीक है, इतना याद रहेगा भाई। तो अंग्रेज इसमें क्या कहते हैं? सूरत की संधि में रघुनाथ राव अंग्रेजों से कहता है कि मैंने नारायण राव को तो मार दिया, लेकिन अब मुझे बचाओ मराठों से सबसे पहले। ठीक है, दूसरी बात, मुझे पेशवा घोषित किया जाए। ठीक, तो अंग्रेज कहते हैं इसके बदले हमें कुछ तो चाहिए, तो इसके बदले मिल जाता है उनको सालसेट का ये क्षेत्र, जो कि बहुत ही उर्वर क्षेत्र था और बहुत इंपॉर्टेंट भी था वो मराठों के लिए। तो सालसेट का क्षेत्र ये दे देता है अंग्रेजों को। बताइए, इतना इंपॉर्टेंट क्षेत्र दे दिया। और ये कहते हैं कि चलिए हम आपको मान लेते हैं कि आप पेशवा हो। कौन? रघुनाथ राव। चलिए भैया, अब आगे की कहानी देखते हैं पॉइंट के माध्यम से कि यहाँ पर पॉइंट्स क्या चल रहे हैं। ठीक है, तो रघुनाथ राव पहुंच गया, और रघुनाथ राव जैसे ही वहां पे पहुंचा, वहां से दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि अब रघुनाथ राव की जैसे ही देख रहे, रघुनाथ राव ने किसकी हत्या कर दी यहाँ पर? नारायण की। तो नारायण की हो गई हत्या। अब नारायण के बाद कौन बैठेगा? माधव नारायण। अब देखिए तीसरा जो बाजीराव, बालाजी बाजीराव के बाद कौन बैठा था यहाँ पर? माधव। माधव के बाद कौन बैठा है? नारायण। ठीक है, तो अब जो इनके बाद आएगा ना, वो इन दोनों के नाम से मिलके ही आएगा, माधव नारायण। ठीक है, माधव नारायण बना। और माधव नारायण था यहाँ पर अल्पवयस्क। तो माधव नारायण के बनते ही क्या होगा? एक 12 भाव परिषद बनाई जाएगी। जैसे अपने इधर क्या बोलते हैं? भाई बोलते हैं ना, जैसे समकक्ष होते हैं तो भाई बोल के बात करते हैं, वहां पर भाव होती है, ऐसे ही मराठों में भाव बोलते हैं भाई को। तो 12 भाई परिषद बनती है, और 12 भाई परिषद में होते हैं 12 लोग। ठीक, 12 लोग होते हैं, उसमें दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग होते हैं। देखिए 12 के 12 टैलेंटेड नहीं होते हैं, लेकिन वो काउंटर करने के लिए 12 लोगों को बिठाते हैं कि भाई 12 लोग होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा संख्या होनी चाहिए अच्छे लोगों की। और वो रक्षा किसकी करेंगे? पेशवा की, क्योंकि एक इससे पहले वाले पेशवा की तो मृत्यु हो गई है। तो 12 भाई परिषद में होते हैं स्टार्ट कौन? महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान है, और यही 12 भाई परिषद में सबसे पावरफुल और कूटनीतिक इंसान भी है। गुप्तचर व्यवस्था इन दोनों की बहुत शानदार थी। ठीक है, तो ये हो जाती है यहाँ पे कहानी। अब क्या होता है? यहाँ पर युद्ध होना स्टार्ट होता है। क्या हो युद्ध जो होता है ना, इन सूरत की संधि तो हम लोगों ने देख ही ली। और सूरत की संधि में क्या देखा था कि शालसेट, बशीन और थाने का क्षेत्र जो है अंग्रेजों को दे दिया, और बदले में पेशवा बनने का वचन दिया अंग्रेजों ने रघुनाथ राव को। तो चलिए अब देखते हैं आगे की कहानी। जैसे ही अंग्रेज आते हैं ना, और अंग्रेज क्या करते हैं? सालसेट वाले इलाके पे और बशीन वाले और थाने वाले इलाके पे कब्जा लेते हैं। तो जैसे ही होने लगता है युद्ध, और ये युद्ध ले लेगा काय का रूप? आंग्ल वर्सेस मराठा। तो इधर आ जाएगा प्रथम आंग्ल युद्ध। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रथम आंग्ल युद्ध कब से कब तक हुआ? तो ये हुआ था 1775 से 1782। ये सन याद रखना है। फिर दूसरी बात आती है, इस समय पे कौन है, इस युद्ध को लीड कौन कर रहा है? हेस्टिंग्स कर रहा है। तो हेस्टिंग्स याद रखना प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में। चलिए भाई, अब बात करते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ी सी समझने वाली बात है, क्योंकि इन संधियों में आप उलझ जाओगे, तो इन संधियों को बहुत ध्यान से सुनना, और इन्हीं संधियों से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ जैसे ही, तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के पक्ष में कौन नहीं था? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो था ना, वो था, यहाँ पे अंग्रेजों के भी दो गुट बन गए। कौन से? एक मुंबई वाला और एक बन गया कोलकाता वाला। कौन सा? एक मुंबई और एक कोलकाता। मुंबई वाले कह रहे हैं कि युद्ध करना है, लेकिन कोलकाता वाले कह रहे हैं कि भाई अभी नाना फडणवीस जैसा योग्य इंसान बैठा है और आप कहाँ फंस रहे हो, ये हमारी हानि हो जाएगी। तो वो ये मना कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि रघुनाथ राव जो है ना, रघुनाथ राव होल जो है, उसको आप मत मानो पेशवा। पेशवा जो बना है, कौन बना है इस समय पे? माधव नारायण। तो माधव नारायण को ही यहाँ पर पेशवा मान के चलिए आप,
लेकिन मुंबई वाला जो है हेस्टिंग्स, वो यहाँ पर बात नहीं मानता है और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध छिड़ देता है। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध चल रहा है देखिए 1775 से 1782 के बीच में, लेकिन बीच में ही यहाँ पर एक हो जाती है। अभी देखिए हम लोगों ने कौन सी देखी है, सिर्फ सूरत की संधि, क्योंकि सिक्वेंस से आप लोग याद कर लोगे ना तो याद हो जाएंगे आपको संधि। सबसे पहले कौन सी हुई है, सूरत की संधि, ये देख ली हमने। अब जितनी जितनी संधियां होती जाएंगी वो लिखते जाएंगे, ठीक है। फिर होती है बीच युद्ध में ही होती है पुरंदर की संधि। अब बात होती है कि भाई युद्ध चल रहा है और संधि कैसे हो गई, तो युद्ध ये पुरंदर की संधि युद्ध करता है कौन, कौन करता है इस संधि को, ये करती है कलकत्ता सरकार। कलकत्ता में जो अंग्रेज बैठे हुए हैं ना, वो करते हैं किससे, पूना दरबार से, कि भाई हमने आपको पेशवा मान लिया और आप युद्ध विद्ध नहीं कीजिए। तो कहते हैं ठीक है भाई, हम तो तैयार हैं। अब देखिए ये टाइम पीरियड जो है ना 7 साल का टाइम पीरियड चला है, तो ऐसा थोड़ी है कि 7 साल तक गोली बारूद बरसते रहे या तलवारें और भाले चलते रहे। तो बीच बीच में हो जाते थे, फिर रुक जाते थे, फिर होते थे, फिर चलते थे। तो पुरंदर की संधि हो गई आपकी 1776 में। 75 में ये युद्ध स्टार्ट हुआ, 76 में इन लोगों ने संधि कर ली, क्योंकि ये जानते थे कि महादजी सिंधिया और नाना फड़नवीस जैसे योग्य सेनापति वहां पर अभी बैठे हुए हैं, ये दिक्कत हो जाएगी और अंग्रेज हार जाएंगे इसमें। तो इन लोगों ने कर ली पुरंदर की संधि, ठीक है भैया, ये बात हो गई। अब लेकिन मुंबई वालों को तो चैन था नहीं, वो फिर से युद्ध कर देते हैं मुंबई वाले, ठीक है, फिर से युद्ध स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर उनको उनके बीच होती है 1789 में, मतलब 76 के बाद 89 में होती है बड़गांव की संधि। और बड़गांव की जो संधि होती है ना, बड़गांव की संधि को बोलते हैं अपमानजनक संधि। इसमें क्या करते हैं मराठे, अंग्रेजों को तो हरा ही देते हैं और अंग्रेजों से जो जितने भी क्षेत्र होते हैं सारे छीन लेते हैं इस समय, ठीक है। तो लगता है कि भाई ये तो दिक्कत हो गई। उसके बाद फिर से युद्ध कंटिन्यू रहता है, 42 में युद्ध का अंत होता है और फिर कलकत्ता सरकार आती है यहाँ पर। और कलकत्ता चूंकि ज्यादा पावरफुल कलकत्ता सरकार को ही माना जाता था, क्योंकि वो पहले से थी। तो कलकत्ता के जो अंग्रेज हैं वो आते हैं और यहाँ पर फिर संधि होती है इनकी फाइनली सालबाई की संधि, ठीक है। तो सूरत के बाद आप लिख लीजिए यहाँ पर सालबाई की संधि। लेकिन आपको यहाँ पर याद रखना है कि दो संधियां और हो चुकी हैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में। कौन सी, पुरंदर की संधि और बड़गांव की संधि, ठीक है। पुरंदर की संधि किसके बीच हुई, तो पूना दरबार और कलकत्ता सरकार के बीच। और बड़गांव की संधि हुई किसके बीच, पूना दरबार और मुंबई सरकार के बीच, ठीक। इतना हो गया। चलिए, तो अब हम लोगों ने देख लिए दो, कौन सा, सूरत और सालबाई की संधि। सालबाई की संधि पर ये फाइनली रुक गया, क्या, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। अब इंतजार करने लगे अंग्रेज किसका, कि पहले भाई महादजी सिंधिया और नाना फड़नवीस जब तक है, जब तक हमारा कोई युद्ध नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर 82 में युद्ध खत्म हो गया है ना, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। लेकिन दूसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध है वो बहुत टाइम बाद, 20 साल बाद स्टार्ट होगा। तो उसका कारण यही था कि अभी दो पावर यहाँ पर जिंदा है, कौन, महादजी सिंधिया और नाना फड़नवीस। और अंग्रेज इस चीज को अच्छे से जानते थे कि अगर ये दोनों खत्म हो गए ना, इसके बाद हम लोग मराठों को हरा देंगे। तो सबसे पहले कौन खत्म हुए, 1794 में खत्म हो गए महादजी सिंधिया, ठीक है। उसके बाद फिर कौन खत्म हुए, तो नाना फड़नवीस 6 साल बाद खत्म हो गए 1800 में। और मराठों का मैकियावेली कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट लिख लिया कि मराठों का मैकियावेली किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है नाना फड़नवीस को, ठीक है। ये चीज आप लोग याद रखना। अब देखिए भाई ये भी अचानक ही खत्म हुए, एकदम से खत्म हो जाते थे ये लोग। जो मराठों की जो एक दिक्कत रही है ना, लोगों का एकदम से खत्म होना हुई है। तो खत्म हो जाते तो क्या होता था, जैसे मान लीजिए गुप्तचर व्यवस्था है ना, कोई इंसान एकदम अचानक से खत्म हो गया ना, तो गुप्तचर व्यवस्था वहीं रुक जाती थी, ठीक है। तो गुप्तचर व्यवस्था यहाँ पर इनकी बहुत ढीली पड़ गई और अंग्रेजों की गुप्तचर व्यवस्था मजबूत हो गई और अंग्रेज खरीद भी लेते थे गुप्तचरों को, ठीक है। चलिए, जैसे ही इन दोनों की मृत्यु हुई तो देखते हैं कि जो मराठा साम्राज्य है ना, वो अब बट जाएगा यहाँ पर, है ना। क्योंकि अब इतनी बड़ी कोई पावर रही नहीं है, तो जो मराठा सरदार मतलब थोड़े पावरफुल थे, वो अपना अपना जो है राज्य बना लेंगे सब लोग अलग। तो मराठे कितने हिस्सों में बट जाएंगे यहाँ पर देखते हैं। देखिए पुणे जो है ना, पुणे में तो पेशवा बैठे हुए हैं, तो ये तो याद ही रहेगा। अब देखिए सबसे पहले बटने का, जो महादजी सिंधिया थे ना, वो थे कहाँ के, ग्वालियर के। तो वो मरने के बाद वहां पे जो था वो बना लेता है अपना अलग से, ग्वालियर के हो जाते हैं सिंधिया, ठीक है। इंदौर के कौन हो जाते हैं यहाँ पर, होलकर हो जाते हैं इंदौर के, ठीक है। और नागपुर में कौन है, भोसले हो जाते हैं, ठीक। और बड़ौदा में कौन हो जाते हैं, गायकवाड़। और धार में, और आप लोग याद रखना, पवार, जो अजीत पवार है ना अभी, ये भी तो मराठे ही हैं भाई, तो ये भी हो जाते हैं। अब एक बार इनको हम लोग मैप में समझ लेते हैं कि मैप में इनकी लोकेशन क्या क्या है और कहाँ पर है ना। अगर मैप में समझ में आ जाएगा तो आप लोगों को ये चीज समझ में आ जाएगी कि हाँ भाई यहाँ यहाँ ये बैठे हुए हैं, और चीजें थोड़ी समझना जो है ना फिर थोड़ी ठीक हो जाएंगी और सरल भी हो जाएंगी। चलिए समझ लेते हैं। देखिए जो एक मेन है ना, वो तो यहाँ पे बैठे हुए हैं पुणे में, है ना, ये वाला एरिया आपको दिख रहा होगा। ये पुणे में कौन बैठे हुए हैं, यहाँ पर पेशवा, ठीक है। फिर देखते हैं भैया, स्टार्टिंग करते हैं सिंधियाओं से। तो ये जो ग्वालियर है ना, ग्वालियर, यहाँ पर हो जाते हैं कौन, सिंधिया। अभी भी देखिए सिंधिया जो है ना, अभी भी मंत्री पद पे बैठे हुए हैं, इतने पावरफुल हैं अभी भी। जो सिंधिया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है ना,
वो अभी भी मंत्री हैं। कौन से? पूर्वोत्तर विकास मंत्री। और एक कौन से, जो आप लोग बातचीत करते हो ना, ये जो आप क्लास देख रहे हो और बातचीत करते हो टेलीग्राम पे मैसेज और जो व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो, दूर संचार मंत्री। उनको दोनों ही जो है ना ये पद दिए गए हैं, तो अभी भी वो मंत्री हैं। तो यही सिंधिया हैं वो ग्वालियर के, ठीक। तो ग्वालियर में कौन हो गए यहाँ पर? सिंधिया। फिर देखते हैं भाई नागपुर में कौन हो गए यहाँ पर? नागपुर में हो गए भोसले। फिर इंदौर में कौन हो गए? तो इंदौर में यहाँ पर हो जाएंगे आपके कौन? होलकर, ठीक है। और ये है बड़ोदरा। बड़ोदरा में कौन हो गए यहाँ पर? तो यहाँ पर हो जाएंगे आपके गायकवाड़, ठीक है। अब हो गए ना सारे के सारे। और फिर देख लेते हैं इधर में बीच में है ये धार वाला इलाका है ना, धार, यहाँ पर हो गए पवार, ठीक। ये देख लिया। अब यही बड़ोदरा है जो जहाँ पे गायकवाड़ है ना, तो यही गायकवाड़ अभी जो ज्योतिरादित्य की पत्नी है ना, वो इसी खानदान से ताल्लुकात रखती हैं अपना। तो इन्हीं आपस में, इनके आपस में आज भी शादी विवाह जो होते हैं ना, आपस में चलते हैं, कहीं और नहीं चलते हैं, ठीक है। चलिए, ये करंट इशू भी देख लिया हम लोगों ने, और वो भी समझ लिया कि कितने राज्यों में वो बट गए थे। अब आगे के पॉइंट के अनुसार देखते हैं। चलिए, अब यहाँ पर आए कौन? जो बाजीराव, जो पेशवा बने थे ना लास्ट में, माधव नारायण, ठीक है, माधव नारायण। तो माधव नारायण राव जो थे, वो क्या है, महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस के चक्कर में उनकी तो चलती नहीं थी, वो तो अल्पवयस्क थे। लेकिन उनके कानों में उनकी अम्मा ये बात भरती रहती थी कि लो, तुम्हारी तो चलती नहीं है, नाना फडणवीस और जो सिंधिया है इन्हीं की चल रही है। तो वो कर लेते हैं अपनी आत्महत्या अचानक, ठीक है। अब आत्महत्या अचानक करने के बाद फिर कोई ऐसा था ही नहीं कि जिसको पेशवा बनाया जाए, तो फिर बनाया जाता है बाजीराव द्वितीय को। और ये जो बाजीराव द्वितीय है ना, ये कौन है? ये बाजीराव द्वितीय है रघुनाथ राव का लड़का, ठीक। ये चीज याद रखना, रघुनाथ राव तो नहीं बन पाए, लेकिन उनका पुत्र जो है ना, यहाँ पर बन गया पेशवा, ठीक। अब भाई जिसका पिताजी उसके लिए करता था, वो पुत्र भी वैसे ही काम करेगा। तो सबसे पहले ये क्या करते हैं बाजीराव द्वितीय, ये भूल जाते हैं अंग्रेजों को। सबसे पहले ये आपस में मारकाट स्टार्ट करवा देते हैं, और सिंधिया और होलकरों को लड़वाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों सबसे ज्यादा मजबूत थे। तो सिंधिया और होलकर यहाँ पर लड़ाई स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक। फिर उसके बाद क्या होता है, ये खुद ही जब पता लगता है, सिंधिया और होलकर को पता लग जाता है कि ये लड़वाने का काम कर रहे हैं पेशवा, ठीक है। तो वो 1801 में इनसे ये बात कहते हैं कि आप हमें लड़वा क्यों रहे हो। तो बाजीराव जो होता है, वो जसवंत राव होलकर, जो होलकर का जो हेड है इस समय, उसके भाई की हत्या कर देता है, ठीक है। और हत्या होते ही फिर हो जाती है दिक्कत, और इनके बीच हो जाता है युद्ध। तो युद्ध में कौन? पेशवा और सिंधिया एक साइड होते हैं, और होलकर एक साइड होते हैं। लेकिन होलकर का क्या है, भाई मरा हुआ है, तो ज्यादा जोश से युद्ध लड़ रहे थे, तो होलकर जीत जाते हैं इसमें, और सिंधिया और पेशवा दोनों कुट जाते हैं, ठीक। अब यहाँ से भागता है पेशवा, कौन? बाजीराव द्वितीय। कहाँ पर भागेगा भाई? उस समय तो कोई भागने और बचाने वाला था ही नहीं अंग्रेजों के अलावा, अब इतनी बड़ी महाशक्ति कोई बची नहीं है। तो वो पहुंच जाता है अंग्रेजों की शरण में, और अंग्रेज कहते हैं हाँ भाई बहुत बढ़िया, हमसे हुई थी सालवाई की संधि, अब लेंगे बदला चुन चुन के। तो भैया जैसे ही ये पहुंचता है, तो बिना युद्ध के फिर से एक संधि, जैसे प्रथम जो आंग्ल मराठा युद्ध था, उससे पहले सूरत की संधि हो गई थी। किससे? वो हुई थी रघुनाथ राव से, ठीक है। उसके पुत्र से भी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से पहले ही एक संधि हो जाएगी, कौन सी? बसीन की संधि। तो हम लोग देख चुके थे सबसे पहले सूरत की संधि, फिर देखी थी हम लोगों ने शालवाई की संधि, और अब देख रहे हैं बसीन की संधि। तो ये कोड याद रखना, कौन सी? एसएसबी, ठीक। एसएसबी से पता चल जाएगा कि कौन कौन सी संधि हुई। सूरत की संधि, शालवाई की संधि, और अब हो रही है बसीन की संधि। तो बसीन की संधि हुई 1802 में, और इसमें क्या हुआ, जो पूना में पूना जो था ना, जहाँ पे पेशवा रहते थे, तो पूना में अब अंग्रेजी सेना रख दी जाएगी। खर्च किसका? किसके खर्च पे? मराठों के खर्च पे, मतलब पेशवाओं के खर्च पे, ठीक है। और विदेशी संबंध जो है ना मराठों के, उन पे पूरा अब हो जाएगा, किसके अधीन आ जाएंगे वो आ जाएंगे अंग्रेजों के अधीन। ये पॉइंट समझना। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, जो जहां से सूरत स्टार्ट हुई थी ना, सूरत की संधि से, वो सूरत अब पूरी तरीके से कौन? कंपनी ले लेगी कि भैया ये हमको चाहिए, ये बंदरगाह है और इस पे तो हम अपनी फैक्ट्री खोलेंगे। तो ये तीनों होती हैं, और ये एक अपमानजनक संधि, थोपी हुई संधि आती है। तो इसके बाद फिर मराठा एक होने की कोशिश करते हैं कि भाई ये तो गलत किया अंग्रेजों ने, फिर से उनका मराठावाद जाग जाता है। और फिर होता है कौन सा? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होगा, तो कब तक चलेगा ये? देखिए 20 साल बाद ही हुआ है ये, 1803 से 1805 तक। ये बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा, सिर्फ 2 साल चलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में कौन? सिंधिया और भोसले भाग लिए, और अंग्रेज का कौन लिया? बेलेजली। तो इसमें बेलेजली ने दोनों को कूट दिया, और बेलेजली यहाँ पर जीत गया। तो एक क्वेश्चन बनता है कि टाइम पीरियड, तो 1803 से 1805। दूसरा बनता है कि भाई अंग्रेजों की तरफ से कौन था उस समय? बेलेजली। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और यहाँ पे कौन थे? तो सिंधिया और भोसले, और सिंधिया और भोसले दोनों हार जाते हैं, ठीक है।
अब बात आती है इनसे संधि की, तो संधि पूछी जाती है आपसे। तो सिंधिया से होगी सुरजी अर्जन गांव की संधि, क्योंकि सिंधिया हारे इसमें, फिर हारे भोसले, तो भोसले से होगी देवगांव की संधि, ठीक है। और फिर होलकर भी बचे हुए हैं भाई, होलकरों को छोड़ थोड़ी देंगे, होलकर अगर पावरफुल हो गए तो दिक्कत हो जाती है अंग्रेजों को, तो वो जबरदस्ती एक होलकरों के साथ भी कर देते हैं राजपुर गांव की संधि, ठीक है, राजपुर घाट की संधि 1805 में। तो तीनों से हुई संधियां। एक चीज और पूछी जाती है इसमें कि भाई कभी भी अंग्रेजों से लड़ाई नहीं की, तो किसने नहीं की, वो गाय कबाड़ों ने तो कभी लड़ाई की ही नहीं, ना कोई उनसे संधि हुई, ना वो इस साइड को आए, बिल्कुल कोई मतलब नहीं। जब से अलग हुए वो पेशवाओं से, तब से बिल्कुल यहाँ को आई नहीं। देखिए ना उनसे कोई संधि हो रही है, ना वो किसी युद्ध में भाग ले रहे हैं, और ना वो आपस में लड़ रहे हैं। वो तो समुद्र के किनारे थे, तो अपने व्यापार में लग गए थे उस समय, है ना। उनके जो अंदर जो मराठावाद था वो उनका निकला ही नहीं, है ना, इनका निकलता रहा, क्योंकि ये बीच वाले एरिया में थे। चलिए, तो याद कैसे करेंगे इसको, देखिए इसको रख लीजिए, शिशु से याद रख लीजिए आप, शिशु, ठीक है। शिशु से क्या हो जाएगा, सिंधिया सुरजन गांव की संधि। इसको भूदेव से याद रख लीजिए, भूदेव से कैसे रखेंगे आप याद, भूदेव से हो जाएगा कि भैया यहाँ पर भोसले और देवगांव की संधि, ठीक। और यहाँ रख लीजिए होरा से याद यहाँ पर रख लीजिए, होरा से क्या हो जाएगा, होलगर और राजपुर गांव की घंटी, ठीक है। ये हो गया संधि, संधि सब याद हो गई। अब होता है भाई, ये सब संधि हो गई, सब हो गया, लेकिन अभी भी शांति नहीं मिली यहाँ पे। अब दोबारा आता है बेलेजली के बाद कौन, हेस्टिंग्स। और हेस्टिंग्स कहता है कि अब की मैं खत्म कर दूंगा सारे मराठों को। तो हेस्टिंग्स की दमनात्मक नीति यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। और दमनात्मक नीति किसके विरुद्ध स्टार्ट होती है, सबसे पहले पिंडारियों की। भाई पिंडारी कौन थे, आपने एक मूवी देखी होगी, वीर, वीर मूवी आई थी सलमान खान की, है ना। तो वो मूवी जो थी उसमें वो पिंडारी बना हुआ है, आप लोगों ने देखी होगी शायद, वो मूवी बहुत पहले आई थी शायद, 10-11 के टाइम पे वो मूवी आई रही होगी। तो वो होता है। तो पिंडारी कौन होते हैं, जब पेशवा बाजीराव प्रथम होता है ना, पेशवा बाजीराव प्रथम पिंडारियों से एक संधि कर लेता है। क्या संधि, कि भाई देखो हमारी जो गोरिल्ला पद्धति है ना, उसमें आप भाग लोगे, ठीक है। जैसे ही हम युद्ध स्टार्ट करेंगे किसी से, तो हम मान लीजिए ये सामने सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है, वैसे तो सामने की लड़ाई लड़ते थे नहीं, तो ये तो घेराव करते थे, तो ये घेराव किया, मान लीजिए अंग्रेज, ये है अंग्रेज, ठीक, ये अंग्रेज बैठे हुए हैं। तो पहले जो है ये आ गए पेशवा, पेशवा की सेना आ गई। उसके बाद गुरिल्ला पद्धति से जो है ना, ये लोग भी यूज करते थे, कौन, पिंडारी। और पिंडारी बाहर से एकदम गुरिल्ला एकदम आते थे, उछलते कूदते और कूद काट के और गायब हो जाते थे। ये था मामला, ठीक है। समझ में नहीं आया हो तो फिर से समझाता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए अंग्रेजों की फौज आई, ये ठीक है, अंग्रेजों की फौज आई, उसका पहला घेराव करते थे कौन, मराठों की जो पेशवाओं की सेना थी वो। और उसके बाद जो है पिंडारियों की सेना आती थी उछल कूद करके टुकड़ों टुकड़ों में, है ना। और टुकड़ों टुकड़ों में इनको कूट काट के और पीछे से वो चली जाती थी। या मान लीजिए सामने की लड़ाई चल रही है, ये मान लीजिए अंग्रेजों की सेना खड़ी है, यहाँ पे ये मराठाओं की सेना खड़ी है, ठीक है। अब पता है कि ये तो हमारी मराठाओं की सेना है, और ये अंग्रेजों की सेना इधर लड़ाई में उलझी हुई है सामने की तरफ, और ये जो आते थे ना पिंडारियों ने पीछे से कूट काट के चले जाते। तो हेस्टिंग्स कहता था भाई ये इनके पीछे से कौन सी उछल कूद वाली सेना आती है, तो पता लगता है गुप्तचरों द्वारा कि ये पिंडारी है। और ये रहते कहाँ है, इनका कोई घर मकान नहीं होता है, ये तो पेड़ों पे रहते हैं ऐसे ही, ठीक है, और जंगलों में ही रहते हैं। और बस इतना उनका काम था कि वो बाजीराव प्रथम के टाइम से लड़ते थे इनके लिए, मराठों के लिए। और युद्ध में उनका हिस्सा होता था, युद्ध जीतने पर उनको हिस्सा लेते थे, उससे फिर उसके बाद उनका कोई मतलब नहीं था। और उनकी जो वो थी ना पावर, वो सिर्फ पेशवा के लिए दी जाती थी। जो भी पेशवा रहेगा उस समय उसको ही वो व्यवस्था अपनी देते थे कि उनके तरफ से ही वो युद्ध में भाग लेते थे, ठीक है। इतना हो गया। तो भाई यहाँ पर क्या होता है कि पेशवा जब जैसे ही तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है, तो उस समय तक तो शक्ति बहुत ही कमजोर हो गई थी सबकी, है ना। द्वितीय आंग्ल जो मराठा युद्ध हुआ उसमें संधि भी हो गई थी, उसमें भी शक्ति आदि कमजोर कर दी गई थी मराठाओं की। तो इसमें फिर से युद्ध होता है और इसमें पेशवा जो है पराजित हो जाता है, कौन, बाजीराव द्वितीय, जो कि लास्ट पेशवा है, ठीक। तो इसके साथ फिर होती है पूना की संधि। और पूना की संधि में क्या होता है, पेशवा का पद जो है ना, पद ही समाप्त कर दिया जाता है, पद समाप्त कर दिया जाता है, और समस्त राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य का हिस्सा मान लिया जाता है जो भी था। और जो पिंडारी हैं इनको तो कूट काट दिया ही जाता है हेस्टिंग्स के द्वारा, ठीक से, ठीक है। तो ये भी समाप्त हो गए। फिर क्या होता है, 1818 में पेशवा का पद समाप्त कर दिया जाता है। और पेशवा, अब देखो अगर पेशवा वहां पर रहेगा पुणे में, तो फिर उससे लोग मिलेंगे, फिर गुट बनेंगे, फिर दिक्कत होगी। तो ये क्या करते हैं, बाजीराव द्वितीय को उठा के कहाँ भेज देते हैं, कानपुर। और कानपुर में भी कहाँ पे, बिठूर जगह, ठीक, बिठूर भेज दिया जाता है इनको। और फिर इनके बारे में यहाँ से कहते हैं कि ये पद जो है हमेशा के लिए यहाँ से समाप्त हो गया। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि पूना की संधि कब हुई, एक तो पूछा जाएगा लास्ट वाली, तो वो हुई थी 1817 में, ठीक है। फिर पूछा जाएगा कि 1818 में क्या हुआ, तो पेशवा पद समाप्त कर दिया गया। या आपसे पूछा जाएगा कि पेशवा शब्द जो था, पेशवा पद, वो कब से समाप्त कर दिया गया और पेंशन पे उसको हटा दिया गया था वहां से, तो वो किया गया था 1818 में। या पूछा जाएगा कि लास्ट पेशवा कौन था, तो बाजीराव द्वितीय। अब उनके पुत्र का नाम सुना होगा आपने, तो वो थे नाना साहब धोलू पंत, है ना।
नाना साहब धोनूपंत के बारे में तो आपने नाम सुना ही होगा। तो वो थे, वही नाना साहब धोनूपंत 1857 की क्रांति में भाग लेते हैं और 1857 की क्रांति विफल होने के बाद वो नेपाल भाग जाते हैं और नेपाल के बाद उनका आज तक पता नहीं लगा कि वो कहाँ गए, कि जिंदा है। अगर जिंदा हो तो आप लोग ढूंढने की कोशिश कीजिए उनको। और आज की क्लास हमारी यहाँ पर समाप्त हो गई। अब देखिए 55 दिन की पूरी रणनीति यहाँ पर समाप्त हुई। 55 दिन हो गए हैं, कंप्लीट हो गया है पूरा सिलेबस। आप लोग बार बार इसी सिलेबस को रिवाइज कीजिए और सीसेट बहुत अच्छे से कीजिए भैया। सीसेट आप लोग गोला ना खा जाना है ना, जो है ना सीसेट में बहुत लोग जो है 33% भी नहीं ले आ पाते हैं। तो सीसेट की जो क्लासेस चल रही है अंकित सर के द्वारा वो आप देखते रहिए। और मैपिंग की 3 क्लास और आएंगी जो कि विकास सर करवा रहे हैं, वो 3 क्लास और कर लीजिए। तो हमारी तरफ से आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया है। अब सोचेंगे कुछ, अगर आप लोगों के कमेंट्स आएंगे कोई टॉपिक पर तो वो टॉपिक थोड़ा बहुत करवा दिया जाएगा आपका, ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया जाएगा। लेकिन आज ये लास्ट क्लास थी और यहाँ से एक क्लासें फिर समाप्त की जाती हैं। चलिए तो फिर आज की क्लास यहीं पर रुकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।